वीएस नॉवल वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नए सफ़र पर ले जाती है। आनंद लीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। अमित पर नव्या की मार का गहरा असर हुआ था। जब उसे अस्पताल लाया गया तब तक उसकी सांसें लगभग थम चुकी थीं। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वह आज दोपहर को ही जागा था। अस्पताल के बिस्तर पर उसके सिर पर गहरे घावों को ढकती मोटी पट्टी बंधी थी, जिससे केवल दो आंखें दिखाई दे रही थी जिनकी सूजन अभी अभी कम हुई थी। उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी और अमित हिलना भी चाहता तो हिल नहीं पाता था। बगल की कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी जो मुंह ढांप कर रो रही थी। वह लगभग 40 वर्ष की होने के बावजूद आकर्षक दिखती थी। बस घायल और बेहोश बेटे के दर्द से उसका दिल दुख रहा था। वह रोज आंसुओं से अपना चेहरा धोती थी, इसलिए उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। खिड़की के सामने खड़ा आदमी बेसब्री से घूर रहा था और नाराजगी से बोला, बस करो, अब रोना बंद करो। यह आदमी रौनक बार के पीछे का मालिक, अमित का पिता, श्री अशोक था। श्री अशोक कद-काठी में लंबा और मजबूत था और उसके चेहरे पर एक भयंकर भाव था। उसकी खुली बांह पर एक डरावना टैटू गुदा था। इस व्यक्ति का घंटाघर क्षेत्र में काफी प्रभाव था। 2 बार खोलने के अलावा वह गुप्त रूप से एक साहूकार भी था जिसके पास किराए के गुंडों का एक समूह रहता था। आमतौर पर कोई उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता था और जो भी उन्हें देखता सम्मान से पेश आता। हालांकि घंटाघर क्षेत्र आर्थिक रूप से विकसित देवपुरी शहर में दक्षिण बस्ती से थोड़ा ही बेहतर था। ये समृद्धि नगर और रत्न भंडार क्षेत्र की तुलना में कुछ भी नहीं था। श्री अशोक घंटाघर क्षेत्र का स्थानीय दबंग था और वर्षों से इस क्षेत्र में अत्याचार करता रहा था। भले ही ज्यादा विकास नहीं हुआ था, लेकिन उसने कई अवैध काम किए थे। श्री अशोक की बात सुनकर श्रीमती सुनीता ने रोना बंद कर दिया। उसने अखरोट की तरह सूजी हुई आंखों से उसे देखा। पति, इतने दिन हो गए, क्या तुम्हें वह नहीं मिली? पिछले कुछ दिनों में श्रीमती सुनीता उससे ये सवाल अनगिनत बार पूछ चुकी थी। श्री अशोक ने आह भरी, लेकिन उसकी आवाज नर्म हो गई। ठीक है सुनीता, इस मामले की चिंता मत करो। मेरी अपनी योजनाएं हैं। एक पिता के रूप में उसका बेटा बुरी तरह पिट गया था, तो उसे दुख क्यों नहीं होगा? अगर यह अतीत की बात होती, तो वह बदला लेने के लिए उस व्यक्ति को जमीन में 3 फीट गहरा खोदकर भी ढूंढ निकालता। लेकिन वह उस व्यक्ति से दुश्मनी नहीं ले सकता था। जैसे ही उसे श्री अशोक के टालमटोल वाले रवैये का अंदाजा हुआ, श्रीमती सुनीता तुरंत बेचैन होकर बोली, क्या है तुम्हारी योजना? मुझे लगता है कि तुम बस चाहते हो कि तुम्हारे बेटे को मुफ्त में पीटा जाए। क्या बक रही हो तुम? श्री अशोक का चेहरा भयंकर हो गया और वह गुस्से से बोला, मेरा बेटा मेरे ही बार में इस तरह पिटा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है? लेकिन अगर उसे बुरा लग रहा है तो क्या हुआ? उसे चुपचाप सहना ही होगा। अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति से निपट सकता जिससे वह दुश्मनी मोल ले सकता था, तो इतने दिनों तक वह उदासीन क्यों रहता? ये साफ तौर पर उसका तरीका नहीं था। हालांकि श्री अशोक जानता था कि यह बेकार है। श्रीमती सुनीता की आंखों में केवल उसका बुरी तरह से पीटा गया बेटा था। उसने हार नहीं मानी और बोली, मुझे परवाह नहीं है। अगर तुम अपने बेटे के लिए उस लड़की से बदला नहीं लोगे, तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। मुझे विश्वास है कि पुलिस को परवाह होगी। कृपा करके तुम इसमें शामिल मत हो। श्री अशोक के चेहरे पर बेबसी का भाव था, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह केवल अपनी पत्नी को नर्म आवाज में बहला सकता था। हम सचमुच उस व्यक्ति से दुश्मनी नहीं ले सकते। क्या तुम मुझे भी इसमें धकेलना चाहती हो? जरा सोचो तो, बिना किसी पृष्ठभूमि के मेरे बेटे को मेरे बार में छूने की हिम्मत कौन करेगा? हम अभी के लिए इसे चुपचाप सह लेते हैं। हालांकि मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर भविष्य में मौका मिला, तो मैं अपने बेटे का बदला जरूर लूंगा, ठीक है? जब श्रीमती सुनीता ने श्री अशोक की बातें सुनी, तो वह जान गई कि उसका पाला कठिन व्यक्ति से पड़ा है। हालांकि वह अनिच्छुक थी, श्री अशोक द्वारा बहलाए जाने के बाद वह केवल सिर हिला सकी। हालांकि जब वह मुड़ी और अपने बेटे को मम्मी की तरह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा देखा, तो वह फिर से रोने लगी। ये देखकर श्री अशोक केवल मन ही मन में आह भर सका। लोग कहते थे कि औरतें पानी की बनी होती हैं, लेकिन उसकी पत्नी तो बस झरनों की बनी थी। बस दक्षिण बस्ती की ओर। स्कूल के बाद प्रिया, नव्या और शिवानी दक्षिण बस्ती के लिए बस में चढ़ी। कार में चढ़ते ही प्रिया ने आंखें फाड़कर चारों ओर देखा, उसका चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था। ये देखकर नव्या बेबसी से मुस्कुराए और दबी आवाज में पूछा, क्या तुमने पहले कभी यह नहीं ली है? प्रिया ने उत्साह से सिर हिलाया। प्रिया समूह की बेटी होने के नाते वह बाहर जाते समय हमेशा अपने पारिवारिक वाहन से यात्रा करती थी। घर के गैराज में अनगिनत लग्जरी कारें थीं, तो वह सार्वजनिक परिवहन क्यों लेगी? बस की तो बात ही छोड़ो, प्रिया टैक्सी में कितनी बार बैठी होगी, ये भी वह अपनी उंगलियों पर गिन सकती थी। बस चली और रुकी। प्रिया को ये काफी दिलचस्प लगा। साथ ही ये दिशा उसके घर के बिल्कुल विपरीत थी। बस की आधी यात्रा के बाद इमारतें पुरानी होती गईं और गलियां संकरी।
जैसे ही वे घंटाघर क्षेत्र में दाखिल हुए, प्रिया खुद को रोक नहीं पाए और बोली, तो घंटाघर क्षेत्र इतना जर्जर है? क्या तुम पहली बार घंटाघर क्षेत्र में आए हो? शिवानी थोड़ी हैरान थी और उसने चौंकते हुए पूछा। प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। शिवानी, नव्या। शिवानी और नव्या एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाईं, ये सोचकर कि यह बहुत ज्यादा अतिरंजित था। वह देवपुरी की स्थानीय निवासी थी आखिरकार। हालांकि घंटाघर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पीछे थी, फिर भी यह समृद्धि नगर के पड़ोस में था। इसके अलावा यहाँ कई ऊंची इमारतें थीं, इसलिए इसे जर्जर नहीं माना जा सकता था। प्रिया 14 साल में पहली बार घंटाघर क्षेत्र आई थी। नव्या खुद को रोक नहीं पाए और प्रिया को देखकर उसे चेतावनी दी। बस यही नहीं है, जब हम दक्षिण बस्ती पहुंचेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि असली जर्जरता क्या होती है। प्रिया ने उदासीनता से मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, हर कोई जानता है कि दक्षिण बस्ती एक झुग्गी झोंपड़ी है। भले ही वे वहां नहीं गए हों, लेकिन वे पहले से ही मानसिक रूप से तैयार हैं। दक्षिण बस्ती का प्रवेश। 20 मिनट बाद, जब प्रिया चौराहे पर खड़ी हुई और छोटी, सपाट घरों, बाड़ और आंगन को देखा जो हर जगह दिखाई दे रहे थे, साथ ही बड़ी कच्ची सड़क पर गड्ढों को देखा, तो वह उसी जगह जम गई जैसे किसी ने उसे छेद दिया हो। क्या वह किसी गांव में प्रवेश कर गई थी? नव्या और शिवानी ने अवाक प्रिया को देखा और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। शिवानी ने सबसे पहले कहा, प्रिया जी, दक्षिण बस्ती में आपका स्वागत है। गुर्र गुर्र गुर्र, एक पुरानी मुर्गी उनके पास से इत्मीनान से गुजरी। प्रिया के होंठ अनजाने में सिकुड़ गए। चलो, मेरा घर बस सामने ही है। नव्या ने उसे चिढ़ाया नहीं। इसके बजाय उसने स्वाभाविक रूप से प्रिया का हाथ पकड़ा और वे एक साथ घर की ओर चल दिए। थोड़ी देर बाद प्रिया होश में आई। उसकी आंखों में हैरानी फीकी पड़ गई और उसकी जगह उत्सुकता और जांच ने ले ली। दक्षिण बस्ती एक पुराना जिला था। हालांकि यह गरीब था, लेकिन जनसंख्या बहुत सघन थी। इसलिए एक बार जब इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा, तो ये लोग बड़ी संख्या में शहर में भर जाएंगे। सड़क के किनारे, पेड़ के नीचे, आंगन के प्रवेश द्वार पर, पत्थर की बेंच पर बुजुर्ग लोग हर जगह दिखाई दे रहे थे। कभी कभार मिट्टी से सना हुआ एक बच्चा दौड़ता हुआ गुजरता। छोटे और अंधेरे घरों को देखते हुए प्रिया का दिल जोर से धड़का। नव्या और शिवानी ऐसे वातावरण में पली बड़ी थीं। प्रिया का जन्म एक शीर्ष स्तरीय कुलीन परिवार में हुआ था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से निचले तबके के लोगों का दुख कभी नहीं देखा था। उस क्षण उसकी भावनाएं जटिल थीं और उसे सदमे से लगातार गर्मी महसूस हो रही थी। जब वे नव्या के घर पहुंचे, तो शिवानी ने दोनों को अलविदा कहा और घर चली गई। नव्या ने प्रिया को समझाया, शिवानी के माता पिता अपेक्षाकृत देर से काम से छूटते हैं। आमतौर पर स्कूल खत्म होने के बाद वह घर जाती है और चाचा चाची के लिए रात का खाना बनाती है। प्रिया ने बेजान भाव से सिर हिलाया और उसके दिल में एक अकथनीय उदासी महसूस हुई। भले ही वह नव्या और शिवानी की अच्छी दोस्त बन गई थी, लेकिन उसने उन्हें कभी वास्तव में नहीं समझा था। प्रिया को घर के अंदर लाने के बाद मोहित ने हमेशा की तरह रसोई से अपना सिर बाहर निकाला। जब उसने नव्या को एक लड़की के साथ वापस आते देखा, तो वह पहले हैरान हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराया और अभिवादन किया, तुम वापस आ गई। प्रिया जानती थी कि नव्या का एक भाई है, लेकिन उसने फिर भी पुष्टि करने के लिए दबी आवाज में पूछा, क्या ये तुम्हारा भाई है? नव्या के चेहरे पर भाव जम गए। मोहित उससे 3 साल बड़ा था, इसलिए वह वास्तव में उसका भाई था। उसने हल्का सा सिर हिलाया। वह मेरा सगा भाई नहीं है। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह इसका वर्णन कर सकती थी। अन्यथा उसे नहीं पता था कि मोहित को प्रिया से कैसे मिलवाए। ये सुनकर प्रिया मुस्कुराई और मोहित का अभिवादन किया, नमस्ते भाई। मोहित ने स्वाभाविक रूप से व्यवहार किया। उसने एक सहज भाव से प्रिया की ओर सिर हिलाया और रसोई में लौटने से पहले कुछ नहीं कहा। कहीं भी बैठ जाओ, नव्या ने कहा और मेज पर एक गिलास पानी डालने चली गई। प्रिया सोफे पर बैठ गई और खुद को रोक नहीं पाई, नव्या के घर के चारों ओर देखने लगी। पूरा घर शायद उसके कमरे जितना बड़ा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत साफ था। सब कुछ व्यवस्थित था और जो उपकरण होने चाहिए वे भी मौजूद थे। यहाँ जल्द ही तोड़फोड़ होने वाली है। मेरे परिवार ने समृद्धि नगर में एक नया घर खरीदा है, लेकिन अभी तक उसका नवीनीकरण नहीं हुआ है, नव्या ने बैठते हुए लापरवाही से कहा। सच में? ये सुनकर प्रिया खुश हो गई। फिर हम भविष्य में आसपास ही रहेंगे। नव्या मुस्कुराई और सिर हिलाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया। मुझे पटकथा देखने दो, मैंने अभी तक इसे नहीं देखा है। उसने शुरू में सोचा था कि पटकथा उपन्यास की तरह ही होगी, लेकिन जब नव्या ने इसे पलटा, तो उसे एहसास हुआ कि संवादों के अलावा लगभग कुछ और नहीं था। कुछ महत्वपूर्ण संवादों में ब्रैकेट में इस संवाद के लिए आवश्यक भावनाओं को लेबल किया गया था। ये थकाने वाला लग रहा था। प्रिया ने पहले ही रंगीन कलमों से अपने संवादों को चिन्हित कर रखा था। तीसरी महिला नायिका होने के नाते उसके संवादों की संख्या स्वाभाविक रूप से पहली और दूसरी महिला नायिकाओं जितनी नहीं थी। हालांकि प्रिया के लिए, जो पहली बार फिल्म बना रही थी, ये कम मात्रा नहीं थी।
सौभाग्य से यह एक युवा नाटक था और निभाई गई भूमिका लगभग प्रिया जैसी ही थी। अभिनय की आवश्यकताएं इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए जब तक वह बहुत कठोर नहीं होती तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रिया ने कुछ और भावनात्मक रूप से आवेशित खंड चुने और नव्या ने उसे बारीकी से विश्लेषण करने में मदद की। वे दोनों अक्सर विचारों का आदान प्रदान करते थे और यह काफी सुचारू था। पहले खाना खा लो। इस समय मोहित ने पहले ही खाना बना लिया था। उसने दोनों लोगों को देखा जो अपनी चर्चा में मग्न थे और उन्हें अभिवादन किया। प्रिया ने औपचारिकता नहीं दिखाई। उसने हाथ धोए और खाने की मेज पर चली गई। मुझे चाची और तुम्हारा भाई क्यों नहीं दिखे? प्रिया ने उलझन में पूछा। नव्या ने शांत भाव से कहा, मेरी माँ की हाल ही में सर्जरी हुई है। मेरा भाई इन दिनों अस्पताल में उनकी देखभाल कर रहा है। इस समय मोहित ने मेज पर रखी पटकथा को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और उत्सुकता से पूछा, तुम दोनों अभी क्या देख रहे थे? एक पटकथा। नव्या मुस्कुराए और मोहित की ओर देखा। प्रिया फिल्म बनाने जा रही है। महिला नायिका मीरा कपूर है। मीरा कपूर का नाम सुनकर मोहित हैरान रह गया। जब वह होश में आया तो वह उत्तेजित होकर बोला, सच में? मीरा कपूर? प्रिया ने बार बार सिर हिलाया। मोहित के हाव भाव से वह जान गई कि वह भी मीरा कपूर को पसंद करता है। क्या तुम भी उसके प्रशंसक हो? मैं भी उसकी प्रशंसा करती हूँ। मोहित ने एक भोले से चेहरे के साथ जोरदार तरीके से सिर हिलाया। उसके प्रशंसक होने का अंदाज साफ था। ओह, वह एक देवी है। क्या तुम मेरी मदद करके उसका ऑटोग्राफ ले सकती हो? कोई बात नहीं, अगर तुम खाली हो तो मैं तुम्हें प्रोडक्शन टीम के चारों ओर घुमा सकती हूँ। जब प्रिया ने अपने ही तरह के किसी को देखा तो वह असाधारण रूप से भावुक हो गई। ठीक है, ठीक है। मोहित सहमत हो गया। नव्या, उसे उम्मीद नहीं थी कि मोहित वास्तव में सेलिब्रिटीज का पीछा करता है। वह सचमुच बता नहीं पाए। थोड़ी देर बाद मोहित और प्रिया ने मीरा कपूर के कामों के बारे में बात की। नव्या ने उनमें से कुछ को भी नहीं देखा था, लेकिन मोहित ने देखा था। ऐसा लगा कि वह एक सच्चा प्रशंसक था। मुखौटा एक प्रस्ताव। खाने के बाद वे सभी सोफे पर बैठे और एक साथ पटकथा पढ़ी। नव्या और प्रिया भूमिकाओं पर चर्चा कर रहे थे, जबकि मोहित उन दोनों को देख रहा था। फिल्मांकन कब शुरू होगा? अगर तुम स्कूल में होती हो तो क्या होगा? नव्या ने अचानक प्रिया की ओर देखा और पूछा। सरस्वती विद्या मंदिर एक पारंपरिक भारतीय स्कूल था, विदेशी हाई स्कूलों के विपरीत जहां केवल दोपहर में 2 कक्षाएं होती थीं। सरस्वती विद्या मंदिर में दोपहर में 4 कक्षाएं होती थीं और स्कूल खत्म होने पर शाम को 5 या 6 बज जाते थे। फिल्मांकन 1 मई को शुरू होता है। जब हम स्कूल में होंगे तो मैं स्कूल के बाद प्रोडक्शन टीम में जाऊंगी। प्रिया ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, यह मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ये पसंद है। यह इसके लायक है। नव्या ने बेबसी में सिर हिलाया। उसे प्रिया से दोस्ती किए हुए कुछ समय हो गया था और वे मेज साथी थे। उसके साथ बातचीत करने के बाद वह प्रिया के चरित्र को कमोबेश समझ गई थी। ये लड़की आम अमीर युवा लड़कियों से पूरी तरह से अलग थी। उसके अपने विचार और राय थे। चूंकि उसे वास्तव में अभिनय पसंद था, नव्या को विश्वास था कि वह टिकी रह सकती है। थोड़ी देर बाद प्रिया ने अचानक नव्या की ओर आंखें उठाईं। उसकी आंखों में तारे झिलमिला रहे थे, लेकिन नव्या को लगा कि कोई साजिश है। क्या? नव्या को अपने सिर में झंझनाहट महसूस हुई और उसने माथे पर बल डाला। प्रिया हंस पड़ी और नव्या की बांह की ओर झुक गई, फुसफुसाते हुए, नव्या, मेरी सहायक बनोगी? मेरे साथ प्रोडक्शन टीम में चलो। मैं तुम्हें वेतन दूंगी। नव्या, वह क्या विचार था? बिना सोचे उसने सिर हिलाया और अस्वीकार कर दिया, मैं नहीं चाहती। ओह, ये सुनकर प्रिया ने तुरंत नव्या की बांह को गले लगा लिया और लाड़ करना शुरू कर दिया। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। जो लोग मुझसे छोटी भूमिकाएं निभा रहे हैं, उनके साथ भी एक सहायक और प्रबंधक प्रोडक्शन टीम में होते हैं। नव्या ने आंखें घुमाई। तुम्हारा परिवार एक विशाल मनोरंजन कंपनी है। क्या तुम्हें अभी भी एक सहायक की कमी है? तुम अपने पिता से 1 या 2 देने के लिए क्यों नहीं कहती? प्रिया ने अपने होंठ सिकोड़े। मैंने कहा है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे एक नहीं दिया। वह बस चाहते थे कि मैं परेशान हो जाऊं ताकि मैं पीछे हट जाऊं। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसने नव्या की बांह को जोर से हिलाया। मुझे दिखावा करने में मदद करो। मैं तुम्हें वेतन दूंगी। मेरे पास 1 मई के लिए योजनाएं हैं। मैं विदेश जा रही हूँ। नव्या लाचार थी और उसने समझाया, इसके अलावा मैं सिर्फ 14 साल की लड़की हूँ। मैं कैसे मदद करूंगी? मैं तो बस एक मजाक बनूंगी। जैसे ही उसने बात की, नव्या ने मोहित को देखा, जो पटकथा देख रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं। उसे अपने साथ ले जाओ। हालांकि मोहित केवल 17 साल का था, लेकिन उसके चेहरे से बचपना पहले ही फीका पड़ चुका था। वह 1.75 मीटर लंबा था, इसलिए उसे छोटा नहीं माना जा सकता था। वह अभी भी उसके जैसी 14 साल की लड़की की तुलना में अधिक दबंग था। मोहित ने उलझन भरे भाव से ऊपर देखा। क्या? प्रिया ने प्रतिक्रिया दी और खुश हो गई। ठीक है, भाई, क्या तुम मीरा कपूर को देखना नहीं चाहते थे?
मेरे साथ प्रोडक्शन टीम में चलो। ठीक है, नव्या ने जोड़ा, एक वेतन भी है। प्रिया, 500 रुपये रोज का। मोहित, उसे रौनक बार में महीने में सिर्फ 1000 रुपये मिलते थे, लेकिन ये लड़की उसे रोज का 500 रुपये देने जा रही थी। वह मीरा कपूर को भी देख सकता था। मोहित काफी प्रलोभित हुआ, हालांकि वह थोड़ा डर महसूस किए बिना नहीं रह सका। लेकिन मैंने पहले कभी ऐसी नौकरी नहीं की है। उसे प्रोडक्शन टीम में छिटपुट काम करने देना ठीक था, लेकिन वह अब एक सहायक बनने जा रहा था और यहाँ तक कि एक प्रबंधक होने का दिखावा भी करेगा। उसे नहीं पता था कि यह कैसे करना है। हालांकि प्रिया को परवाह नहीं थी। उसका अनुरोध सरल था। उसे प्रोडक्शन टीम में प्रवेश करते समय अपने पास किसी की आवश्यकता थी। ये प्रतिष्ठा का मामला था। जानने या न जानने का इससे कोई लेना देना नहीं था। भले ही मोहित उसके बगल में खड़ा था, ये पर्याप्त था। नव्या ने उसे सांत्वना दी। ठीक है, बस इसे ऐसा मानो कि तुम अध्ययन करने जा रहे हो। हर सेलिब्रिटी का एक सहायक और एक प्रबंधक होता है। बस देखो कि दूसरे क्या कर रहे हैं। मोहित ने अपने होंठ सिकोड़े और आंतरिक रूप से संघर्ष किया। सच में? प्रिया ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, घर समृद्धि नगर का विला। समृद्धि नगर के समृद्ध क्षेत्र में राघव समूह ने आवासीय विला विकसित किए थे और जिले में हर इंच जमीन महंगी थी। सबसे महंगा जिला व्यावसायिक केंद्र था। शिलोंग विला को वहां एक आवासीय क्षेत्र के रूप में बनाया गया था और यह इतना महंगा था कि सामान्य परिवार भी इसे वहन नहीं कर सकते थे। इसलिए शिलोंग विला को अमीर परिवारों के घर के रूप में भी जाना जाता था। देवपुरी में शीर्ष स्तर के परिवारों ने वहां एक संपत्ति खरीदी थी। शिलोंग, गली 4, नंबर 68, राघव परिवार। श्रीमती अंजलि रेशम से बने हल्के गुलाबी रंग के कैजुअल कपड़े पहने हुए थी और वह चमड़े के सोफे पर टिकी हुई थी। उसकी गोरी त्वचा बिना मेकअप के थी और उसके बाल झरने की तरह उसके कंधों पर फैले हुए थे। उसमें एक परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण आभा थी जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाती थी। मालकिन आयाजू रसोई से बाहर आए और श्रीमती अंजलि को देखा, जो सोफे पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर भाव जम गए और उसने धीरे से कहा, सूप बन गया है, हम खाना शुरू कर सकते हैं। श्रीमती अंजलि ने टेलीविजन से अपनी नजर हटाई और दीवार पर लगी घड़ी को देखा। शाम के 8 बजने वाले थे, लेकिन राघव अभी तक वापस नहीं आए थे। मालिक इन दिनों काम में व्यस्त हैं, इसलिए वह हमेशा देर से वापस आते हैं। मालकिन, जब ये गर्म है तब क्यों नहीं खा लेती? आयाजू 10 साल से ज्यादा समय से राघव परिवार में थी और श्रीमती अंजलि के गर्भवती होने के बाद से परिवार की देखभाल कर रही थी। इसलिए जब उसने बात की तो वह कम चिंतित थी। मालिक और मालकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पत्नी पति पर बहुत निर्भर थी। भले ही पति देर से लौटता था, वह अपने चेहरे पर एक उदासीन भाव प्रकट करती थी। श्रीमती अंजलि ने आह भरी और सोफे से खड़ी हो गई। उसने आयाजू से कहा, राघव के लिए कुछ खाना छोड़ दो। अगर वह बाहर सामाजिक तौर पर जाता है तो उसे वापस आने पर एक और बार खाना पड़ेगा। मालकिन, चिंता मत करो, मैंने उन्हें रख दिया है। आयाजू मुस्कुराए और दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों को देखा। फिर उसने कहा, मैं ऊपर जाकर ईशा को बुलाती हूँ। श्रीमती अंजलि ने हल्का सा सिर हिलाया और अपने भोजन के लिए खाने की मेज पर चली गई। राघव परिवार देवपुरी में शीर्ष स्तर के कुलीन परिवारों में से एक था। उनका रात का खाना भव्य था, जिसमें 8 व्यंजन और एक सूप था। हालांकि श्रीमती अंजलि अकेले खाने की मेज पर बैठी थी और मेज पर रखे व्यंजनों को स्तब्धता से देख रही थी। उसने लंबे समय तक अपनी चॉपस्टिक को नहीं छुआ। श्रीमती अंजलि का जन्म राजधानी में विद्वानों के एक परिवार में हुआ था और अंजलि परिवार राजधानी में एक उच्च पदस्थ परिवार था। वे व्यापार और राजनीति दोनों में शामिल थे। जब वह छोटी थी, श्रीमती अंजलि पहले से ही राजधानी में एक सोशलाइट थी। वह सुंदर थी और उसका एक महान स्वभाव था। वह प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और गरिमापूर्ण भी थी। उसने अमीर परिवारों के अनगिनत पुरुषों को मोहित किया था। बाद में राघव समूह का व्यापार राजधानी में प्रवेश कर गया और अजीब संयोगों के तहत उन्होंने अंजलि परिवार के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया। राजधानी में एक स्थिर पैर जमाने के लिए दादा राघव जानते थे कि उन्हें अंजलि परिवार को राजधानी में गहराई से निहित एक विशाल वृक्ष को पकड़ना होगा। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को अंजलि परिवार की बेटी से शादी करने देने के बारे में सोचा। श्रीमती अंजलि जानती थी कि इस शादी का एक गुप्त उद्देश्य था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि हालांकि श्री राघव उस समय अविवाहित थे, लेकिन उनका पहले से ही एक 2 साल का बेटा था। श्री राघव मीरा से इतना गहरा प्यार करते थे कि उनका एक 2 साल का बेटा था। स्वाभाविक रूप से वह दादा राघव की बात नहीं सुनेंगे और श्रीमती अंजलि से शादी नहीं करेंगे, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि दादा राघव ने श्री राघव को वश में करने के लिए राघव समूह के अध्यक्ष की स्थिति का उपयोग किया। दादा राघव के लिए, भले ही मीरा ने राघव परिवार के लिए एक पोते को जन्म दिया हो, वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी आंखों में लाभ हमेशा सब कुछ से ऊपर थे और परिवार कोई अपवाद नहीं था। श्री राघव परिवार में एकमात्र बेटे नहीं थे। उनकी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई था। यह अभी तक पुष्टि नहीं हुई थी कि वह अगले अध्यक्ष बनने जा रहे थे।
उस समय 100 मिलियन रुपये से ज्यादा के राघव समूह के सामने श्री राघव आखिरकार प्रलोभित हुए। जब श्री राघव ने मीरा और उनके बेटे को त्याग दिया तो मीरा पहले से ही 1 महीने से ज्यादा की गर्भवती थी। उस समय नव्या अपनी मां के पेट में थी और उसे इन सब के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। अर्जुन केवल 3 साल का था, उसे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए उसे श्री राघव का कोई असर नहीं था। हताश होकर मीरा ने अर्जुन को उस घर से दूर ले गई जहां वह श्री राघव के साथ रहती थी और रहने के लिए दक्षिण बस्ती लौट आई। 1 महीने बाद उसने अपनी बेटी को जन्म दिया और उसका नाम नव्या रखा। श्री राघव के जाने के बाद वह राजधानी चले गए। जब वह जवान थे, श्री राघव इतने सुंदर और परिष्कृत थे कि श्रीमती अंजलि को उनसे पहली नजर में प्यार हो गया। उनके माता पिता की मदद से उन्होंने शादी कर ली। सब कुछ स्वाभाविक रूप से हुआ। हालांकि शादी के बाद श्रीमती अंजलि ने श्री राघव की उदासीनता और अलगाव को महसूस किया। वह केवल तभी मुस्कुराते थे जब बाहरी लोग मौजूद होते थे। निजी तौर पर सप्ताह में 2 या 3 बार को छोड़कर उन्होंने शायद ही कभी उनसे बात करने की पहल की हो। फिर भी श्रीमती अंजलि अभी भी श्री राघव से प्यार करती थी और मानती थी कि समय एक आदमी के दिल को प्रकट करेगा। इस वजह से वह काम करने के लिए बाहर नहीं गई और शायद ही कभी कॉकटेल पार्टियों और उच्च वर्ग के समाज में सामाजिक समारोहों में शामिल हुई हो। वह पूरी तरह से घर पर रही और श्री राघव के लिए एक अच्छी पत्नी बन गई। सौभाग्य से श्रीमती अंजलि शादी के 2 महीने से भी कम समय बाद गर्भवती हो गई। बच्चे का जन्म 8 महीने बाद हुआ और उसका नाम ईशा रखा गया। ईशा नव्या से आधे साल से भी कम छोटी थी। अपनी बेटी के जन्म ने श्री राघव के श्रीमती अंजलि के प्रति रवैये में जबरदस्त बदलाव लाया। शायद ये केवल तभी था जब उन्होंने अपने खून और मांस का सामना किया कि श्री राघव को लगा कि उनका एक घर है। मीरा के प्रति जो अपराध बोध था वह समय बीतने के साथ लगभग मिट चुका था। 2 साल बाद श्रीमती अंजलि ने एक और बेटे को जन्म दिया जिसका नाम आयुष रखा गया। श्रीमती अंजलि ने अपने सास ससुर को बहुत खुश करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। श्री राघव ने सफलतापूर्वक राघव समूह का पदभार संभाला और अपने बच्चों को बहुत दुलार दिया। उन्हें समय के साथ अपनी पत्नी श्रीमती अंजलि से भी प्यार हो गया। श्रीमती अंजलि संतुष्ट और खुश थी कि अंततः उसे अपने प्यार का जवाब मिला। वह 10 साल से ज्यादा समय से श्री राघव के साथ थी, लेकिन इस वजह से वह श्री राघव पर तेजी से निर्भर होती गई। समूह का व्यापार बढ़ा और श्री राघव ने घर पर कम समय बिताया। उनका बेटा अपने दादा दादी के साथ था, इसलिए पिता बेटी की जोड़ी करीब थी। उनके बच्चे भी विद्रोह की उम्र में थे, इसलिए उन्होंने शायद ही कभी उनसे अपने दिल की भावनाओं के बारे में बात की हो। विशाल राघव परिवार के विला में श्रीमती अंजलि अक्सर अकेले लिविंग रूम में स्तब्ध होकर बैठती थी। हालांकि वह इसे सहने को तैयार थी। श्री राघव के लिए उसका प्यार अत्यधिक उच्च स्तर तक पहुंच गया था और वह लंबे समय से खुद को खो चुकी थी। थोड़ी देर बाद आयाजू दूसरी मंजिल से नीचे आई, लेकिन ईशा दिखाई नहीं दे रही थी। श्रीमती अंजलि ने ऊपर देखा और समझ गई, अभी तक ठीक नहीं हुई। आयाजू ने लाचारी से सिर हिलाया। आप पहले खा क्यों नहीं लेती, मालकिन? श्रीमती अंजलि ने आह भरी और सिर हिलाया। उसकी बेटी राघव के सामने आज्ञाकारी थी, लेकिन केवल उसकी मां वह जानती थी कि उसकी बेटी कितनी अहंकारी और विद्रोही थी। आज स्कूल के बाद जब वह घर पहुंची तो वह बिना एक शब्द कहे ऊपर चली गई। उसके नाखुश चेहरे के भाव देखकर श्रीमती अंजलि ने उससे बात करने की पहल नहीं की। जैसे ही वह खाने वाली थी, उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। श्रीमती अंजलि के चेहरे पर खुशी भर गई और वह तुरंत जीवन शक्ति से चमक उठी। वह एक कठपुतली की तरह थी जो अचानक जीवित हो गई और वह जल्दी से खड़ी हुई और उसका स्वागत करने के लिए बाहर चली गई। ये देखकर आयाजू ने चुपचाप आह भरी। पति, तुम वापस आ गए। श्री राघव लौट आए थे। जैसे ही श्रीमती अंजलि ने उसका सूट और टाई हटाने में मदद की, उसने चिंता से पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? आयाजू ने अभी अभी रात का खाना बनाया है, मैं खाने ही वाली थी। श्री राघव ने श्रीमती अंजलि को धीरे से देखा। क्या मैंने नहीं कहा था कि अगर मैं शाम को 7 बजे से पहले वापस नहीं आता हूं तो तुम पहले खा सकती हो? तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। श्रीमती अंजलि ने उदासीनता से मुस्कुराई और उसकी आंखें कोमल थीं। आयाजू ने आज देर से रात का खाना तैयार किया, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी। श्री राघव मुस्कुराए। वह जानता था कि उसकी पत्नी का मतलब वह नहीं था जो उसने कहा था। क्या ईशा वापस आ गई है? श्री राघव ने लापरवाही से पूछा। श्रीमती अंजलि ने सिर हिलाया और लाचारी से कहा, मुझे नहीं पता कि स्कूल में क्या हुआ, लेकिन वह वापस आए और बिना एक शब्द कहे ऊपर चली गई। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। आयाजू उसे बुलाने के लिए ऊपर गई थी, लेकिन वह नीचे नहीं आई। अंत में उसने श्री राघव को एक अजीब नजर से देखा। तुमने उसे बिगाड़ दिया है। एक बेटी को प्यार करना होता है। श्री राघव ने ऊपर देखा और कहा, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। श्रीमती अंजलि ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी बेटी राघव के सबसे करीब थी। जब भी वह गुस्से में होती थी, केवल राघव ही उसे बहला सकते थे।
श्री राघव जल्दी से ऊपर गए और श्रीमती अंजलि ने आयाजू से व्यंजनों को गर्म करने के लिए कहा। जब व्यंजन गर्म हो रहे थे, श्री राघव ईशा को नीचे ले आए। श्रीमती अंजलि ने अपनी बेटी को देखा। हालांकि वह थोड़ी अनिच्छुक लग रही थी, वह अंततः नीचे आ गई। वास्तव में पिता सबसे अच्छे थे। तीनों का परिवार एक साथ बैठ गया। माहौल तुरंत बहुत गर्म हो गया। श्री राघव ने ईशा के लिए एक कटोरा सूप निकाला और एक दयालु पितृत्व के साथ उन्होंने कहा, गुस्से में खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। पहले इसके बारे में सोचना बंद करो। खाना खत्म करने के बाद ही गुस्सा करना। श्रीमती अंजलि ने बीच में टोका, ईशा, क्या तुम्हारी स्कूल में किसी सहपाठी से लड़ाई हुई या किसी शिक्षिका ने तुम्हारी आलोचना की? ईशा ये कहना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। फिर उसने बड़बड़ाया, मैं ठीक हूँ पिताजी, माँ, चलो खाते हैं। श्री राघव और श्रीमती अंजलि ने एक दूसरे को देखा और कुछ नहीं कहा। पति, क्या तुम हाल ही में कंपनी में व्यस्त रहे हो? श्रीमती अंजलि ने लापरवाही से पूछा। चूंकि श्री राघव अक्सर घर पर नहीं होते थे, श्रीमती अंजलि उनसे केवल रात में ही बात कर सकती थी जब वह वापस आते थे। श्री राघव मुस्कुराए। ठीक है, मैंने उल्लेख किया था कि कुछ परियोजनाएं पहले से ही संचालन में थीं। क्या कुछ समय पहले कोई नगरपालिका की भूमि की नीलामी थी? मुझे इसके बारे में तुमसे पूछने का समय नहीं मिला। वह कैसी रही? धीरे से आह भरते हुए श्री राघव नीलामी के विचार पर अफसोस महसूस किए बिना नहीं रह सके। वहां जमीन का एक बड़ा टुकड़ा था और एक और सबसे अच्छी जगह पर। दोनों अच्छे थे, लेकिन एक अन्य कंपनी ने उन्हें छीन लिया। इसके साथ वह राहत में मुस्कुराए। भूल जाओ, चूंकि मुझे यह नहीं मिला, तो इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। श्रीमती अंजलि उलझन में थी, लेकिन ईशा, जिसने कुछ नहीं कहा था, ने पूछा, वह कौन सी कंपनी थी? क्या देवपुरी में कोई रियल एस्टेट कंपनी है जो राघव समूह के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है? श्रीमती अंजलि ने भी बीच में टोका, क्या चैन परिवार? नहीं, श्री राघव ने सिर हिलाया। ये ईस्ट सी रियल एस्टेट नामक एक नई कंपनी है। मैंने किसी को इसकी जांच करने के लिए कहा है। यह एक ऐसा निगम है जो ज्यादा देर पहले पंजीकृत नहीं हुआ है। इसकी सहायक कंपनी के पास पंजीकृत पूंजी के रूप में केवल 1 मिलियन रुपये थे, लेकिन बहुत ज्यादा तरल पूंजी है। जमीन के दोनों टुकड़ों की कीमत 100 मिलियन रुपये से ज्यादा थी। जब श्रीमती अंजलि ने यह संख्या सुनी, तो वह भी थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने आगे नहीं पूछा और बस हल्का सा सिर हिलाया। फिर वह श्री राघव की ओर मुड़ी और कहा, पति, अगले हफ्ते 1 मई है। मैं ईशा और आयुष को एक यात्रा पर ले जाने की योजना बना रही हूँ। ठीक है, श्री राघव सहमत हो गए। वह श्रीमती अंजलि की परवाह करना नहीं भूले। मुझे डर है कि अगर तुम रोज घर पर रहोगी तो तुम ऊब जाओगी। छुट्टियों के दौरान बाहर घूमना अच्छा है। क्या तुम भारत में रहने की योजना बना रही हो या विदेश जाने की? श्रीमती अंजलि की नजरें ईशा पर टिकी क्योंकि उसने धीरे से पूछा, ईशा कहाँ जाना चाहती है? चाहे कोई बच्चा इस उम्र में कितना भी चालाक क्यों न हो, वह आखिरकार एक बच्चा ही होता है। उसे बाहर जाना और खेलना क्यों नहीं पसंद होगा? जब ईशा ने सुना कि वह एक यात्रा पर जा रही है, तो वह मुस्कुराई। मैं विदेश जाना चाहती हूँ। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप दोनों ठीक हैं। ईशा मुस्कुराई। ठीक है। श्रीमती अंजलि मुस्कुराई और श्री राघव से कहा, पति, अगर तुम्हारे पास समय है, तो क्या हम एक साथ चलें? श्री राघव मना करने ही वाले थे जब ईशा आगे झुकी और बोली, पिताजी, हमारे साथ चलो। हम बहुत देर से बाहर खेलने नहीं गए हैं। अगर भाई को भी ये पता चलेगा तो वह भी खुश होगा। अपनी बेटी के चेहरे को देखते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा कि उन्हें अपनी पत्नी के साथ अंतिम बार गए हुए वास्तव में लंबा समय हो गया था। यह एक अच्छी बात थी कि कंपनी इस अवधि के दौरान व्यस्त नहीं थी और दोनों बच्चों की छुट्टियां थीं। अगर वे इस अवसर को चूक जाते हैं, तो कौन जानता है कि अगली बार जब वे एक साथ बाहर जाएंगे तो उन्हें कितना इंतजार करना पड़ेगा। श्री राघव का दिल पिघल गया, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, पिताजी तुम्हारे साथ चलेंगे। हम एक परिवार के रूप में एक साथ बाहर जाएंगे। पिताजी सबसे अच्छे हैं। ईशा खुश थी। वह स्कूल में अपनी अप्रसन्नता को भूल गई। लेक्चर थिएटर में सामना। अगली सुबह जैसे ही ईशा स्कूल की इमारत में दाखिल हुई, एक आवाज ने उसे पुकारा। मुड़कर देखने पर उसने नव्या को गलियारे के किनारे खिड़की से टिका हुआ देखा, जो उसे शांति से देख रही थी। ईशा हैरान थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ज्यादा भावनाएं नहीं दिखाईं। हमेशा की तरह वह दोस्ताना लग रही थी। नव्या, तुमने मुझे बुलाया? नव्या ने हल्का सा सिर हिलाया। क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकती हूँ? उनके चारों ओर कई छात्र थे, इसलिए उन्होंने सहज रूप से ईशा को कुछ और बार देखा। आखिरकार वह स्कूल में एक लोकप्रिय हस्ती थी। सभी की नजरों में ईशा मना नहीं कर सकी, लेकिन जब उसने नव्या के भावहीन चेहरे को देखा तो वह जान गई कि नव्या वरुण के लिए यहाँ आई थी। हालांकि उसने उसे अस्वीकार नहीं किया, उसने सिर नहीं हिलाया। इसके बजाय उसने पूछा, क्या बात है? उसने नव्या के शब्दों के अर्थ को अनदेखा कर दिया। नव्या ने मन ही मन व्यंग्य किया, लेकिन सतह पर धीरे से मुस्कुराई।
चलो लेक्चर थिएटर में बात करते हैं। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, इस बात की परवाह किए बिना कि ईशा तैयार थी या नहीं, नव्या ने ईशा की कलाई पकड़ी और गलियारे के अंत में लेक्चर थिएटर की ओर चल दी। ईशा को थोड़ी असहजता महसूस हुई। जैसे ही वह धीरे से रोने का दिखावा करने वाली थी, नव्या की ठंडी आवाज उसके कानों में आई। मैं सरस्वती विद्या मंदिर में सबसे निचली रैंकिंग वाली व्यक्ति हूँ। अगर किसी को नाटक करना है तो वह मुझे होना चाहिए। ईशा, इसलिए वरुण नुकसान में था। ज्यादातर लोग उसके सामने ईशा के दयनीय कार्य पर विश्वास करेंगे, लेकिन नव्या के सामने दयनीय कार्य करना। पूरे स्कूल में नव्या से ज्यादा दयनीय कौन था? स्तब्ध होकर नव्या पहले ही ईशा को गलियारे के अंत में लेक्चर थिएटर में ले आई थी और दरवाजा बंद कर दिया था। ईशा ने अपनी दर्दनाक कलाई को रगड़ा। उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक कौंधी। जब उसने ऊपर देखा तो उसका भाव फिर से कमजोर हो गया। नव्या, तुम मुझे दुख पहुंचा रही हो। हाँ, नव्या ने मन ही मन व्यंग्य किया। उसने सोचा, कितनी पेशेवर। क्या वह अभी भी अभिनय कर रही है? यहाँ कोई और नहीं है। तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नव्या ने शांत भाव से कहा। उसने ईशा पर अपनी भौहें चढ़ाईं और सीधे बात पर आई। हम सब सहपाठी हैं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ईशा ने अपने दिल में फुफकारा। वास्तव में वह वरुण के लिए यहाँ थी। नव्या की आंखों में उपहास देखकर ईशा का अभिनय कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर किसी ने उसे पकड़ लिया तो वह दिखावा जारी नहीं रख सकती थी। अन्यथा क्या वह एक मस्खरा नहीं बन जाएगी? ईशा ने अपना पाखंडी मुखौटा फाड़ दिया और उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह ठंडी लग रही थी। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? जैसे ही उसने बात की, उसकी आवाज बदल गई। नव्या मुस्कुराई लेकिन उसका भाव नहीं बदला। उसने ईशा को देखा और शांत भाव से कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो। नव्या ने कभी ईशा के सोचने के तरीके को नहीं समझा था। उसने वरुण की अनुपस्थिति का फायदा उठाया और परेशानी पैदा की और अफवाहों को फैलने दिया, जिससे सभी को विश्वास हो गया कि वह वरुण के साथ थी। हालांकि एक झूठ था। वरुण को आखिरकार स्कूल वापस आना पड़ा और ईशा संभवतः अपने बाकी जीवन के लिए एक एकल व्यक्ति शो नहीं गा सकती थी। वरुण उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके साथ सहयोग नहीं करेगा। जब सच्चाई सामने आएगी तो चेहरा खोने वाली अकेली वही होगी। तो ईशा क्या कर रही थी? नव्या जैसा सावधान व्यक्ति भी हैरान था, क्योंकि ईशा का कार्य खुद को पैर में गोली मारने जैसा था। नव्या ने अपने भाव को नहीं छिपाया। ईशा ने नव्या की आंखों को देखा और जान गई कि वह उलझन में थी। उसकी आंखों में एक टकराव की झलक कौंधी और पहली बार ईशा ने सच कहा, मैंने कुछ गलत समझा था। मैंने सोचा था कि वरुण मुझे पसंद करता है। नव्या उसके शब्दों से प्रबुद्ध हुई। उसके दिल में प्रश्न चिन्हों से भरी गांठ तुरंत सुलझ गई। नव्या ने कहा, तो तुमने जनमत को बढ़ने दिया और फिर तुमने फैसला किया कि चूंकि वरुण तुम्हें पसंद करता है, तुम हर किसी की मदद का उपयोग करके वरुण को तुम्हें जल्द ही स्वीकार करने के लिए मजबूर करना चाहती थी। ईशा ने नव्या की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। इसे एक मौन सहमति माना गया। तुमने क्या गलत समझा? नव्या ने उत्सुकता से माथे पर बल डाला। ईशा को यहाँ स्थानांतरित हुए 1 महीने से भी कम समय हुआ था और जब वह वरुण के साथ थी तब वे सभी उपस्थित थे। उसने नहीं सोचा कि वरुण ने ईशा को पसंद करने का कोई संकेत दिखाया था। ईशा ने अपने होंठ सिकोड़े। हालांकि इसे कहना थोड़ा शर्मनाक था, अब जब नव्या ने उसे देख लिया था तो रुकना असंभव था। भले ही उसने नहीं कहा, यह अर्थहीन था। जब विला में आग लगी तो वरुण ने एक फाउंटेन पेन के लिए 4थी मंजिल पर लौटने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैंने ये दुर्घटना से सुना। नव्या, वरुण के जन्मदिन पर उसने और ईशा दोनों ने उसे एक फाउंटेन पेन दिया था। तो ईशा ने गलत समझा कि वरुण वही ढूंढने वापस गया था जो उसने उसे दिया था। अगर तुम्हें पता था कि यह एक गलतफहमी थी तो तुमने समझाया क्यों नहीं? नव्या ने अपनी आवाज कम की। आखिरकार ईशा सिर्फ एक 14 साल की लड़की थी। कल कैफेटेरिया में जैसे ही तुमने सिर हिलाया, सब कुछ हल हो जाता। ईशा के इनकार के कारण इतना सरल मामला इतनी जटिल स्थिति बन गया। नव्या का रवैया हल्का सा नर्म हो गया ताकि ईशा उसके प्रति कम चौकस रहे। लेकिन उसके दिल का अंधेरा पक्ष धीरे धीरे दिखाई दिया। वह मुस्कुराए और व्यंग्य किया, मुझे क्यों सिर हिलाना चाहिए? नव्या ने माथे पर बल डाला और ईशा की आंखों में तिरस्कार देखा। उसने जारी रखा, सभी ने सोचा कि हम एक साथ थे। मैं उस समय क्यों सिर हिलाती? वरुण का क्या तुमने उसके बारे में नहीं सोचा? नव्या विश्वास नहीं कर सकी। ईशा का अचानक बदलाव उसे हैरान कर गया। ईशा ने ये देखा और नव्या पर मजाक से मुस्कुराए। अगर वह मुझे पसंद नहीं करता है तो मुझे उसके बारे में क्यों सोचना चाहिए? ईशा का भाव बदल गया। उसने उदासीनता से अपनी भौहें चढ़ाईं और आराम से लहजे में कहा, अगर तुम इसे हासिल नहीं कर सकते तो इसे नष्ट कर दो। उसका लहजा ठंडा और उदासीन था। हालांकि अगले ही सेकंड में ईशा हंस नहीं सकी। नव्या के चेहरे पर उपहास तेज हो गया। उसके हाथ में एक रिकॉर्डिंग पेन दिखाई दिया था। तुम? ईशा हैरान और गुस्से में थी। उसने नव्या के हाथ में सफेद रिकॉर्डिंग पेन को देखा और बोल नहीं पाई।
नव्या आमतौर पर कम बोलने वाली व्यक्ति थी। प्रिया से दोस्ती करने के बाद भी उसने कभी दिखावा नहीं किया। ईशा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह नव्या के जाल में गिर जाएगी। एक पल के लिए उसने अपनी छाती में गुस्सा महसूस किया। उसने अपनी बड़ी आंखों से नव्या को घूरा। तुम दिखावा कर रही थी। आश्चर्य, हैरानी और कोमलता उसके भावों से मेल खाती थी। वे सब झूठे थे। वह अभिनय करने में इतनी अच्छी थी, लेकिन फिर भी नव्या द्वारा धोखा खा गई। नव्या ने केवल अपने होठों को घुमाया और एक शरारती मुस्कान प्रकट की। तुम्हारे साथ भी यही है। चूंकि तुम्हें इतना अभिनय करना पसंद है, तो एक सहयोगी भूमिका होनी चाहिए, है ना? जैसे ही उसने बात की, उसने पूछा, मेरा अभिनय कौशल बुरा नहीं है ना? इस समय नव्या ईशा को याद किए गए व्यक्ति से पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदल गई थी। उसने इसे उससे भी गहरा छिपाया था। आमतौर पर नव्या एक मामूली व्यक्ति में सिमट जाती थी, लेकिन वह इतनी गणितीय व्यक्ति थी। ईशा के बोलने का इंतजार किए बिना नव्या ने कहा, तुम्हारी अपरिपक्व चालें कुछ अंधे मूर्खों को बेवकूफ बना सकती हैं, लेकिन हम जो वरुण को जानते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तुम वरुण को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकी, इसलिए तुम वरुण को हर किसी के सामने लाना चाहती थी ताकि तुम्हें हर किसी के शाप को स्वीकार करने में मदद मिल सके, ताकि तुम सुरक्षित रूप से पीछे हट सको। नव्या ने दया के भाव के साथ सिर हिलाया। सपना देखो, तुम क्या चाहती हो? ईशा ने अपने दांत पीसे। वह पहले की तरह कोमल नहीं लग रही थी। नव्या ने अपने चेहरे पर एक मजाकिया भाव के साथ फुफकारा, मैं कुछ भी नहीं करना चाहती। मैं बस वरुण का नाम साफ करना चाहती हूँ। तुमने जो किया है, उसके लिए तुम्हारी गंदगी को पोंछने के लिए कोई बाध्य नहीं है। जैसे ही उसने बात की, नव्या ने अपने हाथ में रिकॉर्डिंग पेन को उदासीनता से देखा और धीरे धीरे अपने चेहरे पर भाव मिटा दिया। दोपहर के खाने के दौरान कैफेटेरिया तुम्हारा अंतिम मौका है। अगर तुम स्पष्ट करती हो और अच्छे से माफी मांगती हो, भले ही हर कोई अपने दिल में तुम्हारा तिरस्कार करे, वे तुम्हारे जैसी कमजोर लड़की पर ज्यादा कठोर नहीं होंगे। अन्यथा मैं अपने हाथ में रिकॉर्डिंग को प्रसारण कक्ष में ले जाऊंगी और पूरे स्कूल को इसे सुनने दूंगी। मेरा मानना है कि तुम भूली नहीं होगी कि तुमने अभी अभी क्या कहा था। एक बार जब तुम्हारा स्वभाव सबके सामने आ जाएगा, तो तुमने कठिनता से बनाई गई देवी की छवि ढह जाएगी। उस समय लाभ नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, नव्या मुस्कुराए और ईशा के अस्थिर भाव के तहत बाहर चली गई। उसने वह सब कह दिया था जो उसे कहने की जरूरत थी। ईशा एक होशियार व्यक्ति थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि क्या चुनना है। नव्या, ईशा ने अचानक कहा। नव्या रुक गई, लेकिन मुड़ी नहीं, उसके जारी रखने का इंतजार कर रही थी। ईशा की आंखों में निर्दयता भर गई, लेकिन उसने कहा, अगर तुम वरुण को पसंद करती हो, तो मैं उसे तुम्हें दे सकती हूँ। तुम्हें इतना निर्दयी होने की जरूरत नहीं है। नव्या खिलखिला उठी जैसे उसने कुछ मजाकिया सुना हो। वह मुड़ी और अपनी आंखों में उपहास और तिरस्कार को नहीं छिपाया। उसने अपने पतले होंठ खोले और धीरे से कहा, क्या मुझे तुम्हें रास्ता देने की जरूरत है? ईशा, वह उसी जगह जम गई और नव्या को लेक्चर थिएटर से बाहर जाते देखा। ईशा ने अपने दांत पीसे और इसे रोक लिया। वह आमतौर पर दूसरों को अपना मुखौटा दिखाना पसंद करती थी। उसे हर किसी को धोखा देने की भावना पसंद थी, और इसने उसकी घमंड और अहंकार में भी योगदान दिया। नव्या ने अभी अभी इस बिंदु को पकड़ लिया था। उसने जो कुछ भी कहा, नव्या सहयोग करने के लिए एक चौंकाने वाला भाव दिखाएगी। नतीजतन ईशा ने नव्या के भाव को देखा और एक पल के लिए आत्मसंतुष्ट हो गई। इसीलिए उसने कहा, अगर तुम इसे हासिल नहीं कर सकते, तो इसे नष्ट कर दो। ईशा ने मन ही मन नव्या को 1000 बार कोसा। इस बार उसकी चूक हो गई, पर इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसे जाने देगी। जैसे जैसे वह अधिक सोचती गई, उसका गुस्सा बढ़ता गया। ईशा अभी बच्ची थी। वह शर्मिंदा और क्रोधित दोनों थी। वह चाहकर भी रोने से खुद को रोक नहीं पाए। नव्या गलियारे से कक्षा की ओर चल पड़ी। व्याख्यान कक्ष से निकलने के बाद उसने अपने चेहरे के भावों को छिपा लिया और सामान्य हो गई। अंत में नव्या ने ईशा को एक रास्ता दे दिया। अन्यथा अगर वह रिकॉर्डिंग चला देती, तो सभी को उसके असली रंग पता चल जाते। हालांकि 14 साल की लड़की का सामना करते हुए नव्या पूरी तरह से कठोर हृदय नहीं हो सकी। उसने अपने पिछले जीवन में एक रंगहीन बचपन जिया था, इसलिए वह किसी और से बेहतर जानती थी कि स्कूल में मिले घाव किसी व्यक्ति पर कितना गहरा आघात छोड़ जाते हैं। ईशा मानती थी कि उसके तरीके शानदार थे, लेकिन नव्या की आंखों में वे कुछ भी नहीं थे। अन्यथा वह इतनी आसानी से बेनकाब नहीं होती। ईशा बुरी थी, पर नव्या दिल से उम्मीद करती थी कि उसे अब भी बचाया जा सकता है, और वह दिल की बुरी नहीं है। वह न्याय की दूत नहीं थी, इसलिए उसे एक ऐसी लड़की का न्याय करने का कोई अधिकार नहीं था जो अभी तक किशोरावस्था तक भी नहीं पहुंची थी। इस बार जनमत से जुड़ा व्यक्ति वरुण था। अगर कोई और होता, तो नव्या जानती थी कि शायद वह दखल देने के लिए हाथ नहीं बढ़ाती। मोड़ के पास नव्या ने रिकॉर्डिंग पेन लापरवाही से कूड़ेदान में फेंक दिया। ईशा रोने से लाल आंखों के साथ कक्षा में प्रवेश किया। सभी ने एक दूसरे को देखा। इससे पहले कि वे कुछ बात करते, घंटी बज गई।
पहले पार्ट के बाद शिवानी और प्रीति ने ईशा को गलियारे के एक कोने में खींचा और चिंता से पूछा, शिवानी, ईशा, क्या हुआ? रोने से तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं। प्रीति ने भी चिंता से पूछा, क्या फिर से वरुण की वजह से है? ईशा फिर से रोने लगी। उसका आंसुओं से भीगा चेहरा दिल दहला देने वाला था। ये देखकर शिवानी और प्रीति ने एक साथ उत्सुकता से कहा, क्या हो रहा है? ईशा हिचकियों के साथ असहाय होकर बोली, जब मैंने लोगों को वरुण के बारे में पीठ पीछे बात करते देखा तो मुझे उसके लिए बुरा लगा। ये सब मेरी गलती है। ओह ओह प्रीति, तुम्हें क्यों दोष दिया जाए? प्रीति के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। जब उसने वरुण के बारे में सोचा तो वह निराश हो गई। उसने कुछ गलत किया, वह इसका हकदार है। शिवानी भी गुस्से में थी। ये सही है। उसने ये स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की कि वह तुम्हारे साथ था। वह मर्द नहीं है। ये सोचकर कि वह वरुण को पसंद करती थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना घिनौना होगा। अप्रत्याशित रूप से ईशा रोते हुए सिर हिलाया। ईशा, बकवास मत करो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वरुण और मैं कभी साथ नहीं थे। ओह ओह शिवानी, प्रीति, वे दोनों भ्रमित थे और वे यह नहीं बता पाए कि ईशा सच कह रही थी या वरुण का बचाव करने की कोशिश कर रही थी। ईशा फिर से रोई। ईशा, अब हर कोई वरुण को कोस रहा है। ये सारी गलतफहमियां मेरी वजह से हैं। मैं खुद को दोष देती हूँ। ओह ओह शिवानी, प्रीति, वे दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर रोती हुई ईशा को। शिवानी, तुम वरुण के साथ नहीं हो। शिवानी को झटका लगा, लेकिन उसे लगा जैसे उसे धोखा दिया गया हो। प्रीति भी नाखुश थी, ये सोचकर कि उसने ईशा को एक दोस्त के रूप में और वरुण से, जिस पर वह लंबे समय से मोहित थी, अधिक महत्वपूर्ण माना था। उसने उन दोनों से झूठ कहा था। अपनी दो अच्छी दोस्तों की गुस्से वाली और ताने भरी नजरों का सामना करते हुए ईशा और भी रोई। ईशा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? अफवाहें दूसरों ने फैलाई थीं। मैंने कभी खुद उन्हें स्वीकार नहीं किया। शिवानी, प्रीति, वे कितनी भी भोली क्यों न हो, वे ईशा के पाखंड को देख सकती थीं। उसने खुद तो स्वीकार नहीं किया था, लेकिन हर कोई उसे वरुण की प्रेमिका मानता था और उसने कभी मना भी नहीं किया। जब वरुण आसपास नहीं होता था तो अफवाहें बहुत रोमांचक लगती थीं, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह अक्सर एक शर्मनाक भाव प्रकट करती थी और यह स्पष्ट था कि वह इसका आनंद ले रही थी। अब जब वह मामले को नियंत्रित नहीं कर सकी तो वह रोना जानती थी। हालांकि शिवानी और प्रीति ने मौके पर ही उससे मुंह नहीं मोड़ा। आखिरकार ईशा की पारिवारिक पृष्ठभूमि स्पष्ट थी। उनके लिए उससे दोस्ती करना आसान नहीं था, इसलिए वे उससे ऐसे ही संबंध तोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकी। शिवानी, हमें क्या करना चाहिए? अब हर कोई वरुण को कोस रहा है। तुमने उसे मरवा दिया। शिवानी के लहजे में चिंता कम थी। प्रीति ने बस गहरी आह भरी। वह ईशा को बहुत घमंडी होने के लिए दोष दे रही थी। अब चीजें सुलझ नहीं सकती थीं। ईशा जानती थी कि उसे एक नाटक करना होगा। वह और भी जोर से रोई। ईशा, मैं वरुण को डांट खाने नहीं दे सकती। मैं आज दोपहर में उसे समझाऊंगी। ओह ओह शिवानी और प्रीति ने एक दूसरे को देखा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि ईशा ईमानदार थी या नहीं, कम से कम उसे पछतावा महसूस हो रहा था। प्रीति का लहजा नर्म हो गया। प्रीति, ठीक है, रोना बंद करो। शिवानी ने सांत्वना देते हुए ईशा की पीठ थपथपाई। ईशा सुबह की 4 कक्षाओं के दौरान 3 बार रोई। जब वह दोपहर में जलपानगृह में दिखाई दी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी चमकीली आंखें अखरोट की तरह सूज गई थीं। नव्या ने ये देखा और मन ही मन उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। वह एक विचारशील व्यक्ति थी। इतने नाजुक और दयनीय रूप के साथ, बाद में कोई भी उस पर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। शिवानी और प्रीति दोनों वे लोग थे जो चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने सुबह ही यह खबर फैला दी थी। इस समय कई लोग जानते थे कि ईशा का वरुण से कोई लेना देना नहीं था। ये ईशा का लक्ष्य था। वह पहले शिवानी और प्रीति के सामने रोएगी और फिर उनके मुंह का इस्तेमाल करके खबर फैलाएगी ताकि हर कोई इसे पचा सके। इस तरह जब वह दोपहर में जलपानगृह में चीजें स्पष्ट करेगी तो ये बहुत चौंकाने वाला नहीं होगा। इसलिए ईशा को अपने साथियों के बीच एक अत्यंत चतुर व्यक्ति माना गया। ईशा, वरुण। ईशा सीधे वरुण के पास गई और बोली, ईशा, मुझे माफ करना। मुझे कल नहीं जाना चाहिए था। सबने तुम्हें गलत समझा और तुम्हें परेशानी दी। मैं ईमानदारी से माफी मांगती हूँ। सभी ने जो कर रहे थे उसे रोक दिया और देखा। ईशा शर्मिंदा नहीं थी। वह आगे बढ़ी और माफी मांगी। वरुण ने मिले जुले भावों के साथ उसकी ओर देखा। वह गुस्से में था और इसे जाने नहीं देना चाहता था। हालांकि जब उसने ईशा की रोने से लाल आंखें देखी तो उसे लगा कि एक लड़के के रूप में उसे ज्यादा नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि वह कुछ कहता, ईशा ने कहा, ईशा, मुझे पता है कि तुम अफवाहों से परेशान हो और बहुत गुस्से में हो। तुम मुझे पहले चीजें स्पष्ट करने के लिए खड़े न होने के लिए भी दोषी ठहराते हो। मैंने पहले उन पर ध्यान नहीं दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अफवाहें इतनी तेजी से फैलेंगी। जब तक मैं होश में आई तब तक ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे मैं नियंत्रित कर सकती थी।
ईशा और सब ने फिर से अफवाहें फैलाईं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं या खुद इसे स्वीकार किया है। ईशा ने लाल आंखों से समझाया। उसका मतलब था कि वह समझाना चाहती थी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकती थी। वरुण अब ईशा से बहस नहीं करना चाहता था। चूंकि उसने पहले ही चीजें स्पष्ट कर दी थी, इसलिए वह इसे भूल जाना बेहतर समझा। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कहता, एक आवाज ने ठंडे लहजे में बाधित किया। अंजलि, तो जब तुमने मुझसे कहा था कि वरुण तुम्हें पसंद करता है, तो तुम झूठ बोल रही थी। आवाज न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत धीमी, लेकिन यह इतनी तेज थी कि हर कोई उसे सुन सके। अंजलि भीड़ से बाहर निकली और ईशा को ठंडे लहजे में देखा। हालांकि उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि का भाव था। उसने दोहराया, अंजलि, जब तुमने मुझसे कहा था कि वरुण तुम्हें पसंद करता है, तो क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही थी? वरुण अंजलि के शब्दों को सुनकर खुद को माथे पर शिकन डालने से नहीं रोक सका। उसने तुरंत ईशा की ओर देखा, उसकी आंखों में गुस्सा था। आसपास खड़े लोग निजी तौर पर बात करने लगे। एक छात्र, जब मैंने उसे वरुण को दयनीय रूप से स्पष्ट करते हुए देखा, तो मुझे लगभग उस पर विश्वास हो गया था। दूसरा छात्र, उसने ये निजी तौर पर कहा था। कौन नहीं जानता कि अंजलि वरुण को पसंद करती है। तीसरा छात्र, इसके अलावा अंजलि और ईशा अच्छी दोस्त लगती थी जो एक साथ बड़ी हुई थी। एक छात्र, क्या वह जानती थी कि उसकी अच्छी दोस्त वरुण को पसंद करती है, लेकिन फिर भी उसने उससे ऐसा झूठ बोला? ये बहुत घिनौना है। जैसे ही चर्चाएं शुरू हुई, सभी ने ईशा को अलग तरह से देखा। वे अपनी नफरत और घृणा को छिपा नहीं पाए। ईशा भी घबरा गई। उसने सब कुछ योजना बनाई थी। जब तक वरुण उसे माफ कर देता, छात्र उसे ज्यादा दोष नहीं देते। अप्रत्याशित रूप से, किसी ने काम बिगाड़ दिया। उसकी पिछली अच्छी दोस्त इस समय परेशानी पैदा करने के लिए बाहर निकल आई थी। ईशा के आंसू चमक उठे। उसने अपना उपयोगी हथकंडा निकाला और दयनीय होने का ढोंग किया। उसने तुरंत रोते हुए अंजलि को समझाया, ईशा, मुझे माफ करना, छोटी अंजलि। ये सब एक गलतफहमी थी। मैंने वरुण को गलत समझा। यह एक गलतफहमी थी। अगर उसने गलती से फाउंटेन पेन के बारे में नहीं सुना होता, तो वह इतनी बेरहम नहीं होती। उसे वरुण नहीं मिला और उसने अंजलि को भी नाराज कर दिया। यह एक बड़ी गलतफहमी थी। ये पूरी तरह से एक विफलता थी। अंजलि दयनीय ईशा से अप्रभावित रही। उसने तुरंत व्यंग्य किया, अंजलि, गलतफहमी। ईशा अंजलि के व्यक्तित्व को जानती थी और डरती थी कि वह कुछ और कहेगी। वह जल्दी से आगे बढ़ी और कमजोरी दिखाए। ईशा, छोटी अंजलि, क्या हम निजी तौर पर अपनी बात कर सकते हैं? मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से समझाऊंगी। जैसे ही वह बोली, उसने अंतरंग होने का नाटक किया और अंजलि का हाथ पकड़ लिया, उससे विनती की। ऐसी ईशा का सामना कौन कठोर दिल से कर सकता था? अंजलि कर सकती थी। अंजलि ने बेरुखी से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने ईशा को देखा और ठंडे लहजे में कहा, अंजलि, अब तुम्हें शर्म आ रही है। क्या तुम जानती हो कि इस सप्ताह हर कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा था? अंजलि, मुझे चेहरा खोने का डर नहीं है। वैसे भी, मैं इन दिनों सबकी नजरों में बस एक मजाक हूँ। अंजलि, पहले साल में कौन नहीं जानता कि मैं वरुण को पसंद करती हूँ? कौन नहीं जानता कि तुम, ईशा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो? अंजलि, तुम इन दिनों वरुण की प्रेमिका होने के प्रभामंडल का आनंद ले रही हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि हर कोई मेरी पीठ पीछे मुझ पर हंस रहा है? अंजलि, और तुम मुझे बता रही हो कि यह एक गलतफहमी है? अंजलि का लहजा आक्रामक था। उसने सोचा कि इन कुछ दिनों में दूसरे लोग उस पर कैसे हंस रहे थे और खुद को रोने से नहीं रोक सकी। अंजलि के सवालों की बौछार का सामना करते हुए, ईशा कुछ नहीं कह सकी। खुद का बचाव करने में असमर्थ, ईशा घबरा गई और अंततः रोने लगी। इस बार, यह कोई नाटक नहीं था। ये स्थिति पर नियंत्रण खोने का परिणाम था। ये सोचते हुए कि जिस छवि के लिए वह कड़ी मेहनत कर रही थी, वह चली गई, ईशा के आंसू झरने की तरह बह निकले। वह और भी दुखद रूप से रोई। एक छात्र, उसमें अभी भी रोने का साहस है। दूसरा छात्र, ये सही है। मैंने सोचा था कि वह एक सुंदर और दयालु व्यक्ति है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी पाखंडी होगी। तीसरा छात्र, उसने वरुण और अंजलि को इतनी परेशानी दी। अगर मैं होती, तो मैं बस स्कूल बदल लेती। मैं भविष्य में दूसरों का सामना कैसे करूंगी? ईशा और भी दयनीय रूप से रोई, लेकिन किसी को भी उसके लिए कोई सहानुभूति महसूस नहीं हुई। ईशा की आलोचना करने वाले अधिकांश लोग वही थे जिन्होंने कल वरुण को कोसा था। सहूलियत देखकर पक्ष बदलने वाला ऐसा ही होता है। रोहन ने निजी तौर पर वरुण के कपड़े खींचे और दबी आवाज में पूछा, हमें क्या करना चाहिए? ईशा पहले ही समझा चुकी थी और माफी मांग चुकी थी। वह अंजलि को पकड़े हुए थी और जाने से इनकार कर रही थी। वह रोई और थोड़ी दयनीय लग रही थी। गौरव, रहने दो, गौरव ने भी कहा, हालांकि वह ऐसा कम ही करता था। ये ठीक था अगर मामला स्पष्ट हो गया था, लेकिन एक लड़की लोगों के ढेर से घिरी हुई थी। जब वह नीचे गिरी हुई थी तो वरुण का उसे मारना निर्दयी होगा। वरुण गुस्से में हो सकता था, लेकिन उसने अंत में उससे बहस नहीं की।
उसने सिर हिलाया और ईशा को और नहीं देखा। वह मुड़ा और भोजन के लिए लाइन में लग गया। बाकी लोगों ने वरुण को जाते देखा और उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। वे शुरू में अंजलि और ईशा को लड़ते देखना चाहते थे, लेकिन ईशा रोती रही और कुछ मिनटों तक कुछ नहीं कहा। सभी तितर बितर हो गए। ईशा अंजलि के सामने रोती रह गई। अंजलि ने वह सब कह दिया था जो उसे कहना चाहिए था, जिसने ईशा को शर्मिंदा किया था। उसके बाद उसके दिल का अधिकांश गुस्सा पहले ही गायब हो चुका था। उसने नाक सिकुड़ी और जाने के लिए मुड़ गई। नव्या और बाकी सबने जो हुआ वह सब देखा। प्रिया को किसी कारणवश ईशा के लिए प्रशंसा महसूस हुई। उसने आश्चर्य से कहा, प्रिया, वह रोने में बहुत अच्छी है। एक लड़की का रोना सामान्य था, लेकिन ईशा का रोना बंद न करना दुर्लभ था। नव्या मुस्कुराई और ईशा को एक नई रोशनी में देखा। अभी की स्थिति में ईशा जितना ज्यादा बोलेगी उतनी ही ज्यादा गलतियां करेगी। खुद को बचाने का एकमात्र तरीका यह था कि वह बात न करे और बस रोए। उसने ईशा को कम आंका था। लड़की ऐसी स्थिति में शांति से एक समाधान के बारे में सोच सकती थी। वह कमाल की थी। हालांकि दोपहर में जो हुआ वह नव्या की उम्मीदों से ज्यादा था। वह ईशा को जाने देना चाहती थी, लेकिन ईशा ने दूसरी ओर एक बहुत ही विचारशील योजना के बारे में सोचा था। एक योजना जो एक बार सफल हो जाती तो वह न केवल वरुण के आसपास की नकारात्मक अफवाहों को हल कर सकती थी, बल्कि वह अपनी चर्चाओं को भी सबसे कम कर सकती थी। ये दोनों दुनियाओं में सबसे अच्छा था। हालांकि योजनाएं परिवर्तनों का सामना नहीं कर सकीं। यहां तक कि ईशा को भी उम्मीद नहीं थी कि अंजलि उसके खिलाफ खड़ी होगी। नतीजतन ईशा की योजना विफल रही और उसका पाखंडी मुखौटा सार्वजनिक रूप से फट गया। आखिरकार बुरे लोगों को परिणाम भुगतना पड़ेगा। अंजलि ने उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना, लेकिन ईशा ने अंजलि के सामने इसके बारे में शेखी बघारी। ईशा इस परिणाम की हकदार थी। पूरे दोपहर में किसी ने भी ईशा से एक शब्द नहीं कहा। यहां तक कि शिवानी और प्रीति भी उससे बचती रहीं, डरती थीं कि वे भी फंस जाएंगी। जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, ईशा ने सिर झुका लिया और जल्दी से स्कूल से बाहर निकल गई। जब वह अपनी कार में बैठी तो वह श्रीमती आरती की बाहों में गिर गई और रोने लगी। श्रीमती आरती की मुस्कान उनके चेहरे पर जम गई। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने दिल से दर्द के साथ उसे फुसलाया, श्रीमती आरती, बच्ची, क्या हुआ? अगर वह उसे फुसलाती नहीं तो ठीक था, लेकिन श्रीमती आरती ने उसे फुसलाने के बाद ईशा और भी जोर से रोई। इस क्षण एक 12 साल का लड़का कार की अगली यात्री सीट पर बैठा था। लड़के की मोटी भौहें और बड़ी आंखें थीं और वह बहुत सुंदर था। उसने तुरंत माथे पर शिकन डाली और मुड़ गया। यश दीदी, तुम्हें किसने तंग किया? ईशा ठहर गई और रोना बंद कर दिया। उसने लापरवाही से अपने आंसू पोंछे और सामने बैठे लड़के की ओर देखा। उसके होठों पर एक कड़क मुस्कान दिखाई दी। ईशा, यश वापस आ गया। वह लड़का श्री विजय और श्रीमती आरती का बेटा, ईशा का सगा भाई, यश था। यश केवल 12 साल का था, लेकिन उसमें एक युवा वयस्क का स्वभाव था। वह देवपुरी के एकमात्र निजी मध्य विद्यालय, हंसवाहिनी माध्यमिक विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में था। उसकी स्कूल की वर्दी एक सामान्य माध्यमिक विद्यालय की तरह नहीं थी, बल्कि एक अच्छी तरह से कटी हुई काली सूट थी। इससे यश के कुलीन आभा और सुंदर चेहरे के साथ उसने अपनी उम्र की लड़कियों के एक समूह को मोह लिया था। उसे एक युवा हत्यारा कहना अतिशयोक्ति नहीं थी। अपनी बहन को जबरदस्ती मुस्कुराते हुए देखकर उसने और भी ज्यादा माथे पर शिकन डाली। यश दीदी, क्या हुआ? श्रीमती आरती ने दर्द भरे भाव से अपनी बेटी के आंसू पोंछे। श्रीमती आरती, मां को बताओ क्या हुआ। ईशा सच नहीं बताएगी। वह केवल सिर हिला सकती थी और मुख्य बात से बच सकती थी। ईशा, मेरी और छोटी अंजलि के बीच एक गलतफहमी हो गई। आज हमारी लड़ाई हो गई। जब उन्होंने सुना कि यह सिर्फ दोस्तों के बीच एक संघर्ष था, तो श्रीमती आरती ने राहत की सांस ली। इसके अलावा अंजलि के पिता श्री सुरेश और श्री विजय बचपन के दोस्त थे। एक हद तक श्रीमती आरती ने अंजलि को बड़ा होते देखा था। दोनों बच्चे बचपन से अच्छे दोस्त थे। उनका झगड़ा होना स्वाभाविक था। ये ठीक था। यश शुरू में अपनी बहन का गुस्सा निकालने में मदद करना चाहता था, लेकिन जब उसने सुना कि यह अंजलि की वजह से था, तो उसने तुरंत असहायता से अपने होठों को घुमाया। उसने लड़कियों के बीच की बातों पर ध्यान देना घृणास्पद समझा। ईशा ने अपने भाई की ओर देखा और पूछा, ईशा, आज शुक्रवार नहीं है? यश क्यों वापस आ गया? दादाजी ने श्री विजय को विजय समूह सौंपने के बाद उन्होंने शांति से अपने बाद के वर्षों को बिताना शुरू कर दिया था। यश विजय समूह का सबसे छोटा पोता था, जिसे दादाजी उसके जन्म के क्षण से ही प्यार करते थे। जब वह छोटा था तब भी उसका पालन पोषण श्रीमती आरती के पास हुआ था। 10 साल की उम्र में वह अपने दादा दादी के साथ रहने के लिए दादाजी के पास गया था। वह केवल शुक्रवार को सप्ताहांत के लिए घर लाया जाता था। श्रीमती आरती ने हल्के से मुस्कुराया और एक कोमल भाव से कहा, श्रीमती आरती, क्या हमने कल नहीं कहा था कि हम तुम्हें और तुम्हारे भाई को यात्रा पर ले जाएंगे? चलो आज रात योजना बनाते हैं ताकि मैं पहले से आवश्यक व्यवस्था कर सकूं।
ये पहली बार था कि 4 लोगों का परिवार एक साथ विदेश यात्रा करेगा। जब श्रीमती आरती ने इसके बारे में सोचा तो खुशी और संतोष ने उनकी छाती भर दी। यश, क्या पिताजी जा रहे हैं? यश ने अविश्वास में पूछा। वह 2 महिलाओं के साथ यात्रा नहीं करना चाहता था। इसके बारे में सोचना भी परेशानी भरा था। श्रीमती आरती अपने बेटे को कैसे नहीं जानती थी। उसने असहायता से सिर हिलाया। श्रीमती आरती, हाँ, उन्होंने कल रात दीदी से वादा किया था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो दीदी से पूछो। जब यश ने ये सुना तो उसने सचमुच सवाल करते हुए ईशा की ओर देखा। ईशा मुस्कुराई और सिर हिलाया। ईशा, हमारा 4 लोगों का परिवार जाएगा। यश का कड़क चेहरा आराम से भर गया और वह गर्वित दिखने लगा। यश, ठीक है फिर। श्रीमती आरती और ईशा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने ड्राइवर से कहा, श्रीमती आरती, छोटे रमेश, घर चलो। वापस जाते समय श्रीमती आरती ने ईशा से कहा, श्रीमती आरती, ईशा, पिताजी इस बार हमारे साथ जाएंगे, लेकिन अगर कंपनी में कुछ होता है तो वह समय पर वापस नहीं आ पाएंगे। चलो इस बार ज्यादा दूर यात्रा न करें, ठीक है? हालांकि अचानक घटना की संभावना कम थी। विजय समूह 10 अरब रुपए का था। उन्हें चीजों को सुरक्षित पक्ष पर करना पड़ा। ईशा ने समझदारी से सिर हिलाया। ईशा, हमारे परिवार के लिए एक साथ बाहर जाना आसान नहीं है। हम कहीं भी जा सकते हैं। स्कूल के बाद नव्या मीरा से मिलने अस्पताल गई। मीरा की सर्जरी के बाद उसे आगे अवलोकन के लिए 24 घंटे गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया। लेकिन जब तक नव्या मिली तब तक मीरा को सामान्य वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया था। सर्जरी सफल रही। बाद में उसने जो दवा ली वह छोटे वैद्य की बनाई हुई थी और इसने उसके शरीर को असाधारण रूप से तेजी से ठीक किया। जब नव्या दक्षिण बस्ती लौटी तो आसमान पहले से ही अंधेरा था। आंगन में बत्तियां जल रही थीं। नव्या ने दूर से आंगन में खड़े चेतन को देखा। चेतन, तुम आखिरकार वापस आ गई। चेतन ने नव्या को देखा और वह तुरंत उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा। नव्या चौंक गई। उसने जलती हुई बत्तियों वाले कमरे की ओर देखा और फिर चेतन की ओर। नव्या, तुम बाहर क्या कर रहे हो? चेतन, तुम्हारे परिवार से कोई आया था। उसने कहा कि वह तुम्हारा मामा है। चेतन ने अपनी आवाज धीमी की। तुमने पिछली बार मुझे मामी के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में किसी को न बताने का निर्देश दिया था। मैंने कुछ नहीं कहा। पहले चेतन ने गलती से मामा सूरज को मीरा के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में बता दिया था, जिससे मामा सूरज को भी चिंता हुई थी। उसके बाद नव्या ने चेतन को याद दिलाया था कि चाहे कोई भी आए वह बस यही कहेगा कि मीरा काम पर गई है। लेकिन जब चेतन ने कहा कि उसका मामा आसपास है तो नव्या खुद को हैरान होने से नहीं रोक सकी। क्या वह उसका बड़ा मामा सुरेश था या उसका छोटा मामा रमेश? जैसा कि वह सोच रही थी, वे दोनों घर में घुस गए। बैठक के सोफे पर रमेश सिगरेट पी रहा था। जब उसने आवाज सुनी तो उसने ऊपर देखा। नव्या, मामा यहाँ हैं। नव्या ने उसका अभिवादन किया और पूछा, नव्या, दादी यहाँ नहीं है? रमेश ने लापरवाही से अपने हाथ में सिगरेट बुझा दी। उसके चेहरे पर शांति नव्या से भी ज्यादा थी। रमेश, नहीं, तुम्हें वापस आने में इतनी देर क्यों हो गई? नव्या सोफे तक चली गई और बैठ गई। उसने रमेश को जवाब नहीं दिया, लेकिन पूछा, नव्या, छोटा मामा अचानक हमारे घर क्यों आए? रमेश ने कुछ समय पहले ही एक नया घर खरीदा था, इसलिए उसे अब शादी की तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि उम्मीद थी, रमेश ने कहा, रमेश, मैं तुम्हारी माँ को यह बताने आया हूँ कि मेरी शादी 1 मई को हो रही है। तुम्हारे परिवार को भी साथ आना चाहिए। नव्या, 1 मई? नव्या चौंक गई। उसने फिर से पूछा, नव्या, मई के पहले दिन? रमेश ने सिर हिलाया। नव्या, निश्चित रूप से, वैद्य देवराज ने उस दिन के लिए मकाऊ के टिकट बुक किए थे। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। शादी एक बड़ी बात थी। चाहे वह अपने मामा के प्रति दिल में कितनी भी ठंडी क्यों न हो, उनके परिवार को शादी के दिन एक साथ जाना ही था। नव्या, समझ गई, मैं अपनी माँ को बता दूंगी। हालांकि नव्या अनिच्छुक थी, फिर भी उसने सिर हिलाया। रमेश ज्यादा देर नहीं रुका। आंगन छोड़ने के बाद वह कमला के घर की दिशा में चला गया। चेतन एक चतुर व्यक्ति था और स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि नव्या अपने मामा के साथ अच्छे संबंध में नहीं थी। उसने कुछ नहीं कहा और बस नव्या की ओर देखा और पूछा, चेतन, क्या तुमने खा लिया है? मैंने रात का खाना बनाया और तुम्हारा इंतजार किया। नव्या ने सिर हिलाया। नव्या, अभी नहीं, व्यंजन गर्म करो, हम एक साथ खाएंगे। जब चेतन व्यंजन गर्म करने के लिए रसोई में गया तो नव्या ने वैद्य देवराज को फोन करने के लिए आंगन में चली गई। जैसा कि उम्मीद थी, वैद्य देवराज ने न केवल एक उड़ान बुक की थी, बल्कि उसने एक होटल भी बुक किया था। नव्या, इसे 1 दिन के लिए आगे बढ़ा दो। हम 1 मई की रात को निकलेंगे। हम दोपहर में भी निकल सकते हैं, नव्या ने फोन में कहा। वैद्य देवराज ने स्वाभाविक रूप से नव्या के आदेशों का पालन किया। बिना पूछे कि क्यों, उसने सीधे सहमति व्यक्त की। फोन काटने के बाद नव्या ने साफ सितारों की ओर देखा और फिर से गहरी आह भरी।
उसके पिछले जीवन में उसके मामा ने 40 साल की उम्र में भी शादी नहीं की थी। लेकिन इस जीवन में वह एक परिवार शुरू करने जा रहा था। शादी से पहले वह अपनी पत्नी को अपने ससुराल वालों से भोजन के लिए मिलने लाएगा। हालांकि ये स्पष्ट था कि उनके परिवार को ये भोजन नहीं मिलेगा, फिर भी उन्हें शादी के लिए आमंत्रित किया गया था। नव्या को ये भी डर था कि शादी का निमंत्रण उनके परिवार से पैसे मांगने का एक बहाना था। अपने बड़ा मामा सुरेश की तुलना में रमेश वांग परिवार में सबसे निर्दयी व्यक्ति था। सीधे शब्दों में कहें, वह एक एहसान फरामोश था। इन वर्षों में मीरा ने उसे अपने जुए के कर्ज चुकाने और उसकी गड़बड़ी को साफ करने में मदद करने के लिए 10,000 रुपये से ज्यादा प्रदान किए थे। अब जब वह शादी कर रहा था तो उसने अपनी बहन को भी अपनी पत्नी को नहीं देखने दिया। अगले कुछ दिन शांति से बीत गए। जब मीरा को पता चला कि उसका भाई 1 मई को शादी कर रहा है तो उसने छोटे वैद्य से पूछा कि क्या उसे शादी के लिए अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। छोटा वैद्य मीरा की स्वास्थ्य स्थिति को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने सिर हिलाया और सहमत हो गया। हालांकि शादी के बाद उसे अभी भी अस्पताल लौटना पड़ा और अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। यकृत कैंसर सर्जरी अन्य सर्जरी की तरह नहीं थी। हालांकि सर्जरी बहुत सफल रही, फिर भी उसके बाद अन्य उपचारों की एक श्रृंखला थी। उसे पूरी तरह से ठीक होने में अभी भी कुछ दिन लगेंगे, इसलिए वह लापरवाह नहीं हो सकती थी। छोटा वैद्य ने नव्या के निर्देशों को प्राप्त किया और अर्जुन को उसके खरोंचों की सूजन को कम करने के लिए कुछ मलहम दिया। अर्जुन ने इसे कुछ दिनों तक लगाया और उसकी चोटें ज्यादातर ठीक हो गईं। दादाजी ने अस्पताल में मीरा से मिलने के लिए फिर से समय निकाला। जब उन्हें पता चला कि सर्जरी सफल रही तो वह मीरा के लिए खुश थे। उन्होंने उससे ठीक होने पर ध्यान केंद्रित करने और ठीक होने के बाद याओची में अपना काम जारी रखने के लिए कहा। चेतन 1 मई को प्रिया को उसके प्रबंधक के रूप में उत्पादन दल में ले जाने वाला था। पिछले कुछ दिनों से वह बहुत घबराया हुआ था। कुछ पेशेवर ज्ञान अग्रिम में प्राप्त करने के लिए चेतन किताबों की दुकान गया और कुछ किताबें खरीदी, जैसे एक प्रबंधक का मार्गदर्शन, एक पेशेवर प्रबंधक कैसे बने, एक प्रबंधक के रूप में कैसे उत्कृष्टता प्राप्त करें, एक प्रबंधक का तेजी से विकास और इसी तरह। हालांकि उन्हें खरीदने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनमें से कई वित्तीय किताबें थीं जो मनोरंजन उद्योग में प्रबंधकों से पूरी तरह से असंबंधित थीं। स्कूल के लिए ईशा और वरुण के बीच का मामला खत्म हो गया। जल्द ही लोग इसे भूल गए और चर्चाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। हाई स्कूल के अधिकांश बच्चे ऐसे ही थे। स्कूल में गपशप वास्तविक समय में अपडेट की गई और पुरानी कहानियां जल्दी से डूब गईं। 1 मई की छुट्टियों के पास आने के साथ सरस्वती विद्या मंदिर में अधिकांश छात्र अपनी छुट्टी की सैर की योजना बना रहे थे। स्वाभाविक रूप से सभी ने ईशा और वरुण के पुराने रिकॉर्ड को देखा। पलक झपकते ही 1 मई आ गया। सुबह 2 बजे नव्या का परिवार उठा, धोया और अपने कपड़े बदल लिए। चूंकि उसका भाई शादी कर रहा था, मीरा को उसकी बड़ी बहन के रूप में स्वाभाविक रूप से जल्दी जाना पड़ा और मदद करनी पड़ी। चेतन को भी नव्या ने एक दिन पहले एक होटल में रहने की व्यवस्था की थी। क्योंकि उसके भाई का कमरा एक सिंगल बेड था, इसलिए उसे वहां ठूंसना काफी असंभव था। नव्या ने खुद को खींचा और अपनी नींद को दूर करने के लिए अपना चेहरा धोया। मीरा ने एक के बाद एक कपड़े आजमाए। ये स्पष्ट था कि वह एक अच्छे मूड में थी। भले ही रमेश के दिल में वह उसकी बड़ी बहन थी या नहीं, मीरा के लिए वह अब भी उसका सगा भाई था। अब जब वह आखिरकार शादी कर रहा था तो उसकी बड़ी बहन के रूप में वह स्वाभाविक रूप से उसके लिए खुश थी। अर्जुन शुरू में एक काले रंग की पोशाक पहने हुए था। मीरा ने सोचा कि वह बहुत उदास लग रहा है और उसे नीले रंग में बदलने के लिए मजबूर किया। मीरा को देखकर, जो इतनी व्यस्त थी कि वह रुक नहीं सकती थी, नव्या ने असहायता से आह भरी। नव्या, माँ, वह पोशाक अभी भी काफी अच्छी थी। तुम्हें उसे पहनना चाहिए। अगर उसने अभी नहीं रोका तो उसकी माँ शायद अलमारी खाली कर देगी। मीरा, ये वाली। मीरा ने वह उठाई जो उसने अभी अभी बदली थी। नव्या ने सिर हिलाया। मीरा ने फिर से दर्पण पर इशारा किया। थोड़ी देर बाद उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। नव्या और उसके भाई ने एक दूसरे को देखा और आह भरी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद कमला और उसका परिवार साफ सुथरे कपड़े पहने हुए आ गए। मीरा की तुलना में कमला और भी ज्यादा अतिरंजित थी। कमला लाल रंग की पोशाक पहने हुए थी और भले ही वह आमतौर पर श्रृंगार नहीं करती थी, फिर भी उसने अपनी भौहें और आंखें खींची। वह काफी खुश दिख रही थी। नव्या और अर्जुन ने अपनी चाची को पहले कभी इस तरह कपड़े पहने नहीं देखा था। वे भौंचक के रह गए। आर्यन ने जम्हाई ली और नव्या के पास चला गया। उसने असहायता से कहा, आर्यन, मैंने इसे कल खरीदा। कमला की तुलना में मीरा इतनी ज्यादा नहीं थी। अंत में दोनों परिवार श्री प्रकाश के रिक्शा में बैठ गए और घंटाघर क्षेत्र में रमेश के नए घर की ओर तेजी से बढ़े। रमेश का नया घर घंटाघर क्षेत्र के दक्षिण में था। यह एक बहुत ही दूरदराज के क्षेत्र में स्थित था। सौभाग्य से यह एक नया पड़ोस था और घर अच्छी तरह से नवीनीकृत था। ये लगभग 80 वर्ग मीटर के लिए केवल 1,20,000 रुपये था, जो बहुत सस्ता था।
देवपुरी इतनी तेजी से विकसित हो रहा था कि सबसे गरीब दक्षिण बस्ती को भी विध्वंस योजना में सूचीबद्ध किया गया था। रमेश का घर कितना भी दूर क्यों न हो, उसका मूल्य कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ जाएगा। रमेश द्वारा उन्हें भेजे गए पते का पालन करते हुए वे जल्द ही आवासीय क्षेत्र में आ गए। चूंकि यह एक नया पड़ोस था, इसलिए प्रवेश दर अधिक नहीं थी। उस क्षण तीसरी मंजिल पर एक घर चमकीली रोशनी से जगमगा रहा था और बातचीत और हंसी की हल्की आवाजें थीं। सभी एक साथ ऊपर गए। दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति सुरेश की पत्नी संगीता थी। मीरा, भाभी। जैसे ही वे मिले, मीरा और बाकी सबने गर्मजोशी से संगीता का अभिवादन किया। संगीता सुरेश की विश्वविद्यालय की सहपाठी थी। वह कोमल और सुसंस्कृत थी। वह एक अच्छी तरह से शिक्षित व्यक्ति भी थी। संगीता, सब आ गए हैं। संगीता मुस्कुराई और जल्दी से सभी को घर में जाने दिया। बच्चे, चाची। बच्चों ने उसे पुकारा। कमरा जीवंत था। सुरेश और उनका परिवार पहले आ गया था। वांग परिवार के 2 बड़े भी आसपास थे। उनके अलावा वांग परिवार के कुछ अन्य रिश्तेदार थे। घर लोगों से भरा हुआ था। हालांकि रमेश की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी, लेकिन जिन रिश्तेदारों को निमंत्रण मिला था वे खुशी से आ गए, खासकर अब जब उसने एक नया घर खरीदा था और शादी कर रहा था। उन्होंने उसे कुछ मान दिया। दादी जी अपने दिल में खुश थीं। जब उन्होंने बात की तो वह इतनी मुस्कुराई कि कोई उनकी आंखें नहीं देख सका। दादाजी आमतौर पर आरक्षित थे, लेकिन चूंकि यह उनके बेटे की शादी थी, इसलिए उनके चेहरे के भाव नर्म हो गए। घर में माहौल जीवंत और सामंजस्यपूर्ण था। हर जगह देखे जा सकने वाले उत्सव के शब्दों के साथ शादी के समारोह और भी तीव्र हो गए। जैसे ही वयस्क घर में घुसे, वे व्यस्त होने लगे। नव्या और बच्चे मदद नहीं कर सके, इसलिए वे दूसरे कमरे में गए। उस क्षण 2 बच्चे पहले से ही कमरे में बैठे थे। उनमें से लड़का लगभग 16 साल का लग रहा था। वह थोड़ा मोटा था और उसे बदसूरत नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उसका रूप बहुत साधारण था। करीब से देखने पर कोई सुरेश की छाया देख सकता था। वह सुरेश का बेटा, वांग परिवार का एकमात्र पोता आर्यन था। वांग परिवार के 2 बड़े बेटियों पर बेटों को पसंद करते थे। हालांकि कमला और मीरा के बेटे थे, लेकिन वे अन्य उपनाम रखते थे और मात्र पोते थे। वे उन्हें आर्यन जितना कैसे संजोते। चूंकि वह छोटा था, आर्यन वांग परिवार के 2 बड़ों का कीमती बच्चा रहा था। उसने नए साल के दौरान दूसरों की तुलना में अपने लाल लिफाफे में अधिक पैसे प्राप्त किए थे। कोई देख सकता था कि वे कितने पक्षपाती थे। बिस्तर पर बैठी लड़की सुरेश की बेटी, आर्यन की बहन, मान्या थी। मान्या और नव्या एक ही उम्र की थीं और वह नव्या से केवल कुछ महीने बड़ी थी। वह बहुत अच्छी दिखती थी और सुरेश की तरह बिल्कुल नहीं दिखती थी। उसका शरीर थोड़ा छोटा था। हालांकि वह वांग परिवार की पोती थी, वांग परिवार के 2 बड़ों के दिल में उसकी स्थिति उसके भाई आर्यन की तुलना में बहुत कम थी। उस समय सुरेश और उसके भाई बहनों के साथ जो स्थिति थी, वह आर्यन और मान्या के साथ जारी रही। वांग परिवार पुरुषों पर महिलाओं को महत्व देता था। यहाँ तक कि सुरेश एक पिता के रूप में भी दादाजी से गहराई से प्रभावित थे। वह अपने बेटे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन उसने कभी अपनी बेटी पर महत्व नहीं दिया। वे नव्या के चचेरे भाई बहन थे। वे एक साल में जितनी बार मिलते थे, उसे एक हाथ पर गिना जा सकता था। वे आखिरी बार पिछले साल नए साल के दौरान मिले थे। उनकी निगाहें मिलीं। आर्यन की सेम के आकार की आंखें बिना किसी भाव के उनकी ओर देखीं। उसने कुछ नहीं कहा और अपने हाथ में गेम कंसोल के साथ खेलना जारी रखने के लिए सिर झुकाया। आर्यन वांग परिवार में लाड़ प्यार वाला था, इसलिए उसने अपने पिता की तरह श्रेष्ठता की भावना विकसित की। उसने कभी अपने चचेरे भाई बहनों को गंभीरता से नहीं लिया, अकेले उनके साथ बात करने की पहल करना तो दूर की बात थी। नव्या का चेहरा किसी और जैसा ही था। उसने आर्यन को नजरअंदाज किया और एक सीट खोजने के लिए कमरे में चली गई। आर्यन उसके सबसे करीब था, इसलिए वह नव्या के बगल में बैठ गया। मान्या अपने भाई की तरह नहीं थी। हालांकि वह बहुत दोस्ताना नहीं दिखी, फिर भी उसने अभिवादन के रूप में उनकी ओर मुस्कुराया। समय समय पर वयस्क बैठक में बात करते और हंसते थे। कमरे में 5 बच्चों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। अर्जुन बिस्तर से टिक गया और थोड़ी देर बाद सो गया। आर्यन, लानत है। अचानक शांत वातावरण में आर्यन ने धीरे से गाली दी। उसने अपने हाथ में गेम कंसोल को 2 बार दबाया और गुस्से से कहा, आर्यन, बैटरी खत्म हो गई। मान्या ने अपनी आंखें उठाईं और अपने भाई की ओर देखा। उसने एक अनजाने में आह भरी और उसे याद दिलाया, मान्या, भाई, माँ को तुम्हें अभद्र बातें कहते हुए मत सुनने देना। आर्यन ने अवमानना में नाक सिकोड़ी और मान्या की ओर देखा। उसने चेतावनी दी, आर्यन, बस अपना मुंह बंद रखो। मान्या ने अपने होठों को घुमाया और कुछ नहीं कहा। नव्या और आर्यन ने उसे नजरअंदाज किया। सभी की उपेक्षा महसूस करते हुए आर्यन ने नाखुशी से उनकी ओर देखा। फिर उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, आर्यन, आर्यन, क्या तुम 1 मई को बाहर खेलने जा रहे हो? जिस क्षण उसने अपना मुंह खोला, उसने आर्यन का पूरा नाम पुकारा। ये स्पष्ट था कि उनका रिश्ता कितना दूर था। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन अचानक उससे बात करेगा।
वह एक पल के लिए चौंक गया और फिर एक लकड़ी के भाव से सिर हिलाया। आर्यन, मैं नहीं जा रहा हूँ। आर्यन, आर्यन ने नाक सिकुड़ी और चिढ़ाते हुए कहा, आर्यन, क्या तुमने कभी देवपुरी शहर नहीं छोड़ा? आर्यन के जवाब देने का इंतजार किए बिना आर्यन ने जारी रखा, आर्यन, पिछले साल 1 मई को मेरे पिताजी मुझे दक्षिण ले गए थे। हमने अजालिया पर्वत पर चढ़ाई की और डाली नदी को देखा। मैं राष्ट्रीय दिवस के दौरान राजधानी गया था। हालांकि यह राजधानी थी, ये देवपुरी शहर के समान थी। ये बस थोड़ी अधिक समृद्ध थी और एक बड़ा क्षेत्र था। वहां खेलने के लिए कुछ खास नहीं था। आर्यन, वे इस साल मुझे हांगकांग में खरीदारी करने ले जाने की योजना बना रहे हैं। ये भी मजेदार नहीं है। आर्यन, अगर छोटा मामा आज शादी नहीं कर रहे होते तो हम आज निकल गए होते। जैसे ही आर्यन ने बात की, उसने एक श्रेष्ठ अभिव्यक्ति का खुलासा किया। उसका लहजा आत्मसंतुष्टि और शेखी बघारने से भरा था। वह आर्यन के चेहरे पर ईर्ष्यापूर्ण नजर को पकड़ना नहीं भूला। आर्यन वास्तव में ईर्ष्यालु था। वह भी बाहर जाना और दुनिया देखना चाहता था, लेकिन उसके परिवार के पास छुट्टियों के दौरान उसे खेलने जाने देने की स्थितियां नहीं थीं। अपनी आंखों में अकेलापन छिपाते हुए आर्यन ने कुछ नहीं कहा। जैसे आर्यन का घमंड संतुष्ट हो गया और उसने उत्तेजक रूप से अपनी भौहें उठाईं। मान्या भी अपनी भावनाओं को वापस पकड़ रही थी। हर साल सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उसके पिता उसके भाई को छुट्टी के लिए बाहर ले जाते थे, लेकिन उसे कभी नहीं। शुरुआत में वह रोती और नखरे करती थी, लेकिन सुरेश के लिए, जो पुरुषों पर महिलाओं का पक्ष लेते थे, उनकी बेटी के आंसू बेकार थे और उन्हें जरा भी नहीं हिलाया। समय बीतने के साथ वह चुपचाप इसकी आदी हो गई। हालांकि इसकी आदी होने का मतलब यह नहीं था कि उसने इसे स्वीकार कर लिया था। उसने हमेशा उम्मीद की थी कि वह एक दिन छुट्टी के लिए बाहर जा सकती है। नव्या किनारे पर बैठी थी और आर्यन की ओर देखा। जब उसने देखा कि उसने थोड़ा सिर झुका लिया है और उसके साफ और कोमल चेहरे पर कोई भाव नहीं है, तो उसका दिल दुख गया। नव्या, दीदी तुम्हें बाहर खेलने ले जाएगी, नव्या ने अचानक कहा। आर्यन ठहर गया और नव्या की ओर पलक झपकाए। नव्या, नव्या मुस्कुराए और उसके चिकने चेहरे को चुटकी ली। नव्या, क्या तुम जा रहे हो? आर्यन, हम कहाँ जा रहे हैं? आर्यन भी मुस्कुराया। जब तक वे बाहर खेलने जा सकते थे, वे कहीं भी जा सकते थे। आर्यन, आर्यन की आवाज ने परेशान करते हुए बाधित किया। उसका लहजा मजाकिया था। आर्यन, क्या तुम यानकोउ शहर जा रहे हो? यानकोउ शहर देवपुरी के आसपास का एक पर्यटन शहर था। नव्या ने ऊपर देखा और आर्यन को ठंडे लहजे में घूर कर देखा। उसकी निगाहें बिना किसी गर्मी के बर्फ की तरह ठंडी थीं। इसने आर्यन को इतना डरा दिया कि उसका दिल धड़क उठा। आर्यन ने अपना मुंह बंद कर लिया। नव्या ने केवल एक बार उसकी ओर देखा, फिर अपनी नजर वापस ले ली। आर्यन अभी भी सदमे में था, लेकिन वह अपने दिल में संदिग्ध और गुस्से में था। यह नव्या आमतौर पर डरपोक थी और मच्छर की तरह बोलती थी। उसने उसे ऐसे घूरने की हिम्मत कैसे की? नहीं, उसने जरूर गलत देखा होगा। आर्यन ये स्वीकार नहीं करेगा कि वह नव्या की नजर से डर गया था। नव्या का चेहरा सामान्य हो गया। उसने आर्यन की ओर देखा और धीरे से कहा, नव्या, इसकी चिंता मत करो। बस मुझे बताओ कि क्या तुम जाना चाहते हो? आर्यन, हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। बेशक, मैं जाना चाहता हूँ। आर्यन ने उत्साह से सिर हिलाया। उसका सुंदर चेहरा प्यारा और आकर्षक था जब वह मुस्कुराया। नव्या का दिल ये देखकर मचल उठा। सुबह 5 बजे, सभी दुल्हन का स्वागत करने के लिए काफिले में सवार हो गए। रमेश ने घर खरीदने के बाद उसने दुल्हन के परिवार को दहेज दिया। उसके पास अभी भी बहुत पैसा बचा था, इसलिए उसने 30,000 रुपये से ज्यादा खर्च करके एक सेंटाना खरीदी, जो आज के लिए दुल्हन की गाड़ी थी। बाकी कारें परिवार और दोस्तों से उधार ली गई थीं। वे अलग अलग ब्रांडों की थीं और सबसे अच्छी सुरेश की ऑडी थी। दुल्हन का परिवार भी दक्षिण बस्ती में था। वह इस साल 30 साल की थी। वह न तो विधवा थी, न ही यह उसकी दूसरी शादी थी। ये सिर्फ इतना था कि उसने कभी शादी नहीं की थी। पुरानी पीढ़ी की नजरों में उसे एक बूढ़ी लड़की माना जाता था। हालांकि रमेश की तुलना में वह अभी भी कुछ साल छोटी थी। उत्तर में शादी के रीति रिवाज काफी जटिल थे। घर में घुसने और दुल्हन को छीनने में ही 1 घंटे से ज्यादा लग गया। फिर उन्हें अपने माता पिता को चाय परोसनी पड़ी। औपचारिकताओं के एक जटिल सेट के बाद दुल्हन शादी की कार में बैठ गई और वे घंटाघर क्षेत्र में बुक किए गए होटल की ओर बढ़ गए। होटल घंटाघर क्षेत्र में रत्न होटल था। जब दुल्हन का काफिला होटल पहुंचा तो सुबह के 10 बज चुके थे। जैसे ही काफिला आया, बहरेपन वाली आतिशबाजी गूंज उठी। होटल के बाहर एक बैनर था। उस पर लिखा था, श्री रमेश और सुश्री ललिता को आपकी शादी की बधाई। सभी आमंत्रित रिश्तेदार और दोस्त उतर गए। दूल्हे की बड़ी बहनों के रूप में मीरा और कमला ने हॉल के प्रवेश द्वार पर मेहमानों का स्वागत किया और पंजीकरण के लिए लाल लिफाफे प्राप्त किए। दादी जी, उन सबको ध्यान से करो, कुछ भी गलत न होने दो। दादी जी उनके पास आने के लिए समय निकाला और उन्हें दबी आवाज में याद दिलाया।
उन्हें हर परिवार द्वारा दी गई राशि को याद रखना था। जब दूसरी पार्टी शादी करेगी तो वे उसी राशि को वापस कर देंगे। यह उत्तर में एक अलिखित नियम था। अगर दूसरे आपको ज्यादा देते हैं और आप कम वापस करते हैं तो आप पर हंसा और मजाक उड़ाया जाएगा। कमला, चिंता मत करो माँ, मैं विचारशील हूँ, कमला ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। भले ही वह अपनी 2 बेटियों को पसंद नहीं करती थी, ये देखकर कि वे आज उत्सव के रंग पहने हुए थीं और उन्हें शर्मिंदा नहीं किया, दादी जी मुस्कुराईं। दादी जी, जब तुम यहाँ काम खत्म कर लो तो जल्दी से अंदर जाओ और उनका अभिवादन करने में मदद करो। तुम्हारी भाभी अंदर अकेली है। मीरा और कमला ने जल्दी से सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। दादी जी के जाने के बाद कमला ने दबी आवाज में पूछा, कमला दीदी, तुमने उसे कितना दिया? मीरा ने अपनी बहन की ओर देखा और जवाब दिया, मीरा, 300 रुपये। कमला, मैंने भी, कमला ने कहा, थोड़ा शर्मिंदा दिख रही थी। कमला, क्या ये थोड़ा बहुत कम है? बड़े भाई ने 1000 रुपये दिए। इस समय बहुत कम लोग शादी के लिए 300 से 500 रुपये दे सकते थे। हर कोई कमला की पारिवारिक पृष्ठभूमि जानता था। 300 रुपये कोई छोटी राशि नहीं थी। मीरा ने अनुमान लगाया था कि उसकी बहन 300 रुपये देगी, इसलिए उसने भी 300 रुपये दिए। चूंकि उसकी 2 बड़ी बहनों ने एक ही राशि दी, रमेश उनकी तुलना नहीं करेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नई कहानियों के लिए VS नॉवल वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।